तो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि आज हमारे घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजने वाला है। 5 से 10 मिनट और बजेगा, ज्यादा देर नहीं बजेगा, है ना। वो सरिये वरिये कटते हैं ना, वैसा कुछ चल रहा है, तो थोड़ा सा वो आवाज चलेगी। हालांकि बहुत हद तक मैंने उसको कम करने की कोशिश की है, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आए तो प्लीज यार एडजस्ट करना, कभी नहीं आती है, लेकिन ये वीडियो मुझे बनाना आज जरूरी था क्योंकि कल तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है। और आप सबकी डिमांड पर हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीएससी ने पिछले 2 से 3 साल में, लगभग 3 साल में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का, हेल्थ ऑफिसर का, किस किस के कराए हैं, एक सेकंड में बता देता हूं आपको। ये देखो ये लिखा हुआ है, फॉरेस्ट आयुर्वेद सिविल का, एमपीपीएससी 2021, 22, 23 की जितने भी एग्जाम है, वोकेशनल ट्रेनर का, हेल्थ ऑफिसर का, है ना, और भी जितने भी पेपर पीएससी ने कंडक्ट करवाए हैं, वो सबके सब हमने यहां पर ऐड किए हैं। पीएससी के ही पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। तो कहीं कुछ लोड नहीं लेना है, कहीं कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, और हमको इनको पेपरों को एक बार पढ़ लेना है। क्योंकि क्या होता है यार, देखो, जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी होते हैं। तो ये तो सिर्फ एमपीपीएससी है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है, और अदर पूरे के पूरे जितने भी पीएससी जहां जहां से क्वेश्चन उठा सकती है, हमने वो सारा का सारा डाटा कवर किया है। मैं आपके साथ पिछले 1.5 महीने से लगा हुआ हूँ, व्हाट्सएप पे सारी फाइल्स देने, टेलीग्राम पे मैंने 1 महीने से क्विज चला रखा है यार। लगभग 2,500 क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे कवर करा दिए। अब बिल्कुल लोड मत लो, अब बस ये और देख लो, ये और काम कर लो, बस हमारा सिस्टम हो गया है, ठीक है। सब कुछ डाल दिया है। 800 वीडियो जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे उनकी वीडियो डाल चुका हूं, स्पेशली नदी घाटी परियोजनाओं की वीडियो डाल चुका हूं, स्पेशली फॉरेस्ट की, वन की वीडियो डाल चुका हूं, सब कर चुका हूं। अब बस ये आखिरी प्रयास है मेरा, अब इसको अच्छे से देख लो और आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के, ठीक है। ये रहा हमारा पेपर, ठीक है मित्रों। तो यहाँ हम क्या तैयारी करने वाले हैं, ये देखो यहाँ पर, ये आपके सामने पेपर लिखा हुआ है, और पेपर में काय का है भैया, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है 2022 का। तो 2022 का सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है, एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया पेपर है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इस पर आगे, और इस पर आगे चल के हम देखते हैं पहला प्रश्न इसका। तो भैया इसका पहला प्रश्न जो है आप सभी के सामने है कि रियल टाइम संचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, रियल टाइम संचार के लिए, अगर आपको रियल टाइम संचार करना है तो इन दोनों ही चीजों का उपयोग किया जाएगा। आप सभी के सामने ये टिक लगा हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप सभी। आईआरसी का इस्तेमाल किया जाता है, और इंस्टेंट मैसेजिंग, आपको रियल टाइम यानी कि उसी इंस्टेंट टाइम में अगर आपसे किसी को बात करनी है, संचार करना है, तो हम इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं उसे। तो खैर ईमेल नहीं कर सकते, ईमेल इंस्टेंट के लिए नहीं आता है ना, लेकिन आईआरसी आता है, और इंस्टेंट मैसेजिंग, दोनों के दोनों हमें रियल टाइम संचार के लिए उपयोग है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संचार, कोई बात नहीं ऐसे चल लो यार, सामने आपके लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संचार में उपयोगी गाइडेड मीडिया का उदाहरण है। क्या मैं अगर स्लाइड करूंगा तो ऊपर पूरा का पूरा सेट होगा ना, इसलिए मैंने ये ले लिया। निम्नलिखित विकल्पों में से संचार में उपयोग गाइडेड मीडिया का उदाहरण है। तो देखो, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आती है इन सभी ऑप्शन में से। मैं चारों ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला हूं, इतना टाइम बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूं यही बहुत है। क्योंकि क्योंकि समझो यार, मतलब इतना सारा कंटेंट पूरा दिन भर लगा हुआ हूं आपके साथ, और आज भी मतलब आपको आपके कहने पर वीडियो बना के दे रहा हूं। मैं खुद भी यार, समझो बात को, है ना। आगे चलते हैं हम, ठीक है। हाँ, ये रहा नीचे प्रश्न है ना, भारत सरकार के द्वारा एनएमईआईसीटी परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ की गई है। तो एनएमईआईसीटी परियोजना ईचे है एजुकेशन, ई से क्या है, एजुकेशन है। अब ऐसा ऐसा रट लो, ऐसा याद कर लो, एजुकेशन विभाग के द्वारा परियोजना को की गई है, ठीक है। किसके विभाग की परियोजना है, एजुकेशन विभाग की परियोजना है। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं दोस्तों कि ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या कितनी होती है, ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या होती है 3। मैं बिल्कुल डिटेल नहीं बताने वाला हूं, मैं अच्छे से बता सकता हूं, सब कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों हमें पिछले 3 साल के लगभग लगभग कितनी है, 5 से 7 पेपर हैं, ये कवर करने हैं। तो अगर 7 पेपर में कवर करूंगा, यानी 700 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, तो यार इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रखा है कि हम यहाँ डिटेल में बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है। तो देखो, प्लग एंड प्ले का ऑपरेशन का साधन कौन देता है, कौन सी बस देती है, तो यूएसबी देती है ना। यूएसबी क्या करती है, कंप्यूटर को, उपयोगकर्ता को ये फैसिलिटी देती है कि वो प्लग एंड प्ले कर सके। देखो, मैंने पहले ही बता दिया है, बैकग्राउंड में ये
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आज, थोड़ी देर रहेगा, 5 से 10 मिनट, सब कुछ हट जाएगा, बस आप फोकस रहो, है ना। यहाँ पे फजी लॉक, जो फजी लॉक का मतलब जो यूज है वो बहुत सफल उपयोग रहा है। किसके लिए उपयोग रहा है? तो बिल्कुल ये वॉशिंग मशीन में भी रहा है, एयर कंडीशनर में भी रहा है और डिश वॉशर में भी रहा है। तो फजी लॉजिक जो है वो इन सभी में जो है उपयोगी रहा है। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है? तो सीधी सी बात समझो, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के जो है उसको परीक्षण के लिए ट्यूरिंग टेस्ट की विधि जो है अपनाई जाती है। इतना याद रखो, ज्यादा इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न हम सबके सामने है और हम स्लाइड कर रहे हैं बोर्ड को। ये हमारे सामने अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में से किस प्रतीक का नियम का उपयोग FOPL में होता है? तो किस प्रतीक एवं नियम का उपयोग FOPL में होता है? FOPL में प्रेडिकेट का उपयोग होता है और लॉजिक क्वांटिफायर्स का उपयोग होता है। दोनों का ही उपयोग, प्रेडिकेट एवं लॉजिक क्वांटिफायर्स का उपयोग FOPL में होता है। FOPL क्या होता है इसको भी भाड़ में जाने दो, सीधा प्रश्न रटो और यहां पर काम करो। अगर सीधा का सीधा प्रश्न आ जाए, ये वही वाला प्रश्न है जो लोगों को 80 से प्लस लेके जाता है। ठीक है, कौन सा वाला प्रश्न है? ये वही प्रश्न है जो लोगों को 80 से प्लस लेके जाता है। अभी सीधा का सीधा सामने प्रश्न है, उसको रटो और आगे बढ़ो। कल पेपर है, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। यहाँ कुछ भी हम डिटेल करने नहीं बैठे हैं और जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ डिटेल में बहुत ग्रंथ पोथी पत्रा लिख के समझाने वाला हूँ, वो प्लीज वीडियो को अभी रोक दें, बिल्कुल ना देखें। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, आपको रिवीजन करना है करो, नहीं करना आपको जय श्री राम। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। डेफिनेटली यार, बहुत बहुत सही चीज है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन ही इसका आंसर है। दोस्तों नहीं लगा पाओगे, यकीन मानो, अगर पेपर में प्रश्न आ गया ना तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे या गलत कर आओगे। इसलिए कह रहा हूं प्लीज बने रहो एंड तक और रिवीजन मारो। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, गॉट इट मित्रों। अब आ जाते हैं हम आगे अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड देखो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में, पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ना, तो पूरा का पूरा पेपर ही उठाए तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा वो तो, है ना। तो अब हम लेकिन हिंदी वाले पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश देखनी है वो एक बार ही देख ले यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम जो है तैयारी कर रहे हैं, हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। निम्न निम्न में से किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है? देखो दोस्तों, कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें तंतुवाय श्रेणी का वर्णन मिलता है? कुमार गुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है उसमें मिलता है तंतुवाय श्रेणी का वर्णन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्राचीन नाम मैकल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है? तो मैकल प्राचीन नाम से किसका बोध होता है? मैकल मतलब अमरकंटक, मैकाल मैकल हम बोलते हैं ना उसे, तो वो अमरकंटक का बोध होता है। ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है, मैं नहीं बता रहा हूं, छोड़ो, डिटेल बिल्कुल नहीं मानिए। उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की। तो बेस नगर के गरुड़ स्तंभ किसने बनाया? हेलियोडोरस ने बनाया। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा बेस नगर किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं, मैं यहाँ बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। आपका कल एग्जाम है, आपको पता होनी चाहिए यार, है ना। विद्य साल भंजिका के लेखक कौन है? विद्य साल भंजिका के लेखक हैं भैया राजशेखर जी। कौन है? विद्यशाल भंजिका के लेखक हैं राजशेखर साहब। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि राम रसायन के लेखक कौन है? तो राम रसायन लिखी है भैया पद्माकर जी ने। किसने लिखी है? पद्माकर जी ने लिखी है राम रसायन। बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यार, बिल्कुल स्किप मत कर देना और वीडियो कंप्लीट तो देख ही लेना यार। अगर नहीं देखी ना वीडियो, रिग्रेट करोगे, यकीन मानो, है ना। प्लीज यार देख लेना, फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अभी इसमें काम लगा दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने, क्या हो रहा है भाई, स्लाइड क्यों नहीं होता ढंग से, दिखवाओ यार इसको, क्या नौटंकी क्या चल रही है इसकी। किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली? तो कौन सा चंदेल शासक था जिसने जल समाधि ली? तो वो थे धंगदेव। ठीक है, धंगदेव ने 100 वर्ष की उम्र में जल समाधि ले ली। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि धार में शारदा सदन की स्थापना किसने की? ये देखो डिलीटेड है भैया, ये प्रश्न जो है डिलीट कर दिया है, जो कि एमपीपीएससी की बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही नेक जो है आदत इनकी है। बघेली को उत्तर प्रदेश में किस बोली के निकट माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो बघेली है वो अवधी के निकट मानी जाती है मित्रों। बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य कौन है?
हरदौल, लाला हरदौल, हरदौल की आपने सुना होगा ना यार, हरदौल हरदौल का भा, हरदौल की मनोती, ऐसा कुछ है ना। तो वो चीजें हरदौल में लोक देवता के नाम से माना जाता है हरदौल को। ये कोई स्टोरी है भी है, जो राजा थे उनकी वाइफ थी और वो हरदौल उनके मतलब उनके देवर थे, तो उनका कुछ मतलब ऐसा हुआ था और उन पर कुछ इल्जाम लगाए गए थे, तो उन्होंने जहर पी लिया था, कुछ ऐसा सिस्टम है, अब पता नहीं है यार, ठीक है, अलग चीज है। मैं अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा ही याद है। बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में किसे माना जाता है? लाला हरदौल को बुंदेलखंड में जो है लोक देवता के रूप में माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे हम चलते हैं अच्छे से दोस्तों। ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में आराम से पढ़ सकते हैं, जिसको भी पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ में आपको इसको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप पे दोनों पे अवेलेबल करा दूंगा, कहीं कोई इश्यू है नहीं है। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है कि खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन थे? बिल्कुल सर, चंदेल थे। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी प्रश्न है, हमसे तो बन ही जाएंगे, कैसे नहीं निकलेगा पेपर? तो बिल्कुल बन जाएंगे दोस्तों, मैंने कहाँ बोला आपसे 72 से 75 प्रश्न आपसे बन जाएंगे, लेकिन क्या पेपर निकल जाएगा? क्या नहीं निकलेगा? पेपर कब निकलेगा? पेपर निकलेगा 80 प्लस पर। और 80 प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारा का सारा लेक्चर सुनना पड़ेगा, एक एक प्रश्न को बहुत फोकस से देखना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर बहुत ही सघन रूप से वन पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में जो है मध्य प्रदेश में बहुत ही सघन वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में असत्य है? औसत वार्षिक वर्षा जो है मध्य प्रदेश में 200 सेंटीमीटर से कम होती है, ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। असत्य की बात चल रही है, लेकिन हम थोड़ा सा सत्य वाली बातें भी पढ़ लेते हैं। सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस एवं औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल सही है। सर्दियों में जो औसत न्यूनतम तापमान हो जाता है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दोस्तों। आप जब ऊपर शिवपुरी वाला क्षेत्र, जो ग्वालियर वाला क्षेत्र देखेंगे, वहां पर ये स्थिति हो जाती है। और औसत अधिकतम तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो इतना ज्यादा अंतर देखने को मिलता है हमको। और जो सही वाला प्रश्न एक और है, वो टॉप मतलब पॉइंट वो ये है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा बिल्कुल होती है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण जो पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको भी पता है। और पश्चिम में उत्तरोत्तर में कम वर्षा होती है, ये चीज भी आपको पता है कि पश्चिम उत्तरोत्तर में कम वर्षा होती है, ठीक है। भिंड जो है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, गोहद जो है यहीं पर पाया जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं? ये हमने देख लिया, अब ठीक है अगले ही हमें मतलब स्लाइड ही लेनी है अगली, वो तो अरे भाई चेंज हो ना। हम्म, यहीं पे ये लेना है ना, ये वाला प्रश्न तो हमें यहीं रोकना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि जोहिला, सुहागपुर, पेच, कान्हन एवं सिंगरौली क्षेत्र में कौन सा ऊर्जा संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो जोहिला, सुहागपुर, पेच, कान्हन एवं सिंगरौली क्षेत्र में जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोहिला भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, सुहागपुर भी कोयले के लिए, पेच और कान्हन ये सभी की सभी जो घाटियां हैं वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा कथन मालवा के पठार के लिए सही अवस्थिति दर्शाता है? कौन सा कथन है जो मालवा पठार के बारे में सही बात बोलता है? तो देखो पढ़ लेते हैं भैया कि मध्य आदित्यका के पश्चिमी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। मालवा का जो पठार है, मालवा का जो पठार है वो पश्चिमी भाग में तो स्थित है मध्य प्रदेश के, और किधर स्थित है ना? झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, ये किस में आ रहा है? मालवा पठार में आ रहा है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में ही स्थित है। यह बेतवा एवं जोहिला की घाटी में स्थित है। बेतवा और जोहिला यहाँ कहाँ से आ गई भैया? बेतवा तो ऊपर बह रही है, ऊपर बह रही है इधर विदिशा, टीकमगढ़ वाले एरिया में, ये ओरछा वोरछा वाले एरिया में, ये इधर कहाँ से आ गई? यह बुंदेलखंड। अच्छा, खान अगर सरस्वती बोलता तो समझ में आ जाती है ना, तो भी समझ में आ जाता। यह छिपरा बोलता तो समझ में आ जाता, लेकिन बेतवा का तो कोई संबंध ही नहीं है भैया, तो ये तो गलत है। यह बुंदेलखंड आदित्यका के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल गलत बात है, बुंदेलखंड आदित्य के पूर्व में स्थित नहीं है। अगर बुंदेलखंड के पूर्व में जाएंगे तो मध्य प्रदेश से ही बाहर निकल जाएंगे। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट गलत है और ये दोनों पॉइंट सही है, और हमने ए और डी को सही माना है, ये चीज आपने देख ली होगी।
अगला प्रश्न है कि मैग्नीज अयस्क, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में बात नहीं करते हैं, सॉरी दोस्तों माफी चाहूंगा मैं, लेकिन हम यहाँ पर जल्दी से प्रश्नों को करते हैं। मैग्नीज अयस्क की प्रमुख पेटी किन जिलों क्षेत्रों में पाई जाती है? तो मैग्नीज अयस्क की पेटी बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं झाबुआ। ध्यान रखना झाबुआ में भी मैग्नीज मिलता है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिलों में जो है मैग्नीज की पेटी पाई जाती है दोस्तों। अगला हम प्रश्न पे आ जाते हैं अपने, और अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी के सामने देखते हैं हम अगला प्रश्न। पहले तो इंग्लिश में आएगा शायद, हाँ। तो हम अगली चलती हैं स्लाइड पर। इंग्लिश वालों जिसको भी देखना है आराम से वीडियो में फाइल आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, जहां देखना है देख लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। भैया अध्ययन करने का हमारे पास समय है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। है क्या? निम्न कथनों में से कौन सी सिंचाई परियोजना ऊपर के कथनों को दर्शाती है? देख लो, चलो कोई बात नहीं है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। किस किस की है भैया? एमपी की भी है और यूपी की भी है। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और यूपी दोनों की सम्मिलित परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर अशोकनगर एवं ललितपुर की सीमा पर बांध बना हुआ है। ध्यान रखना, अशोकनगर एवं ललितपुर की सीमा पर राजघाट परियोजना जो है बनी हुई है, बांध बना हुआ है। इस बांध की ऊंचाई इतनी है और मीटर इतना है। भैया इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। अगर ऐसा प्रश्न आया करे ना जो बहुत ही ज्यादा, तो इसको खत्म करो। किसके बारे में बात चली है? राजघाट परियोजना के बारे में बात चली है। यहीं से हमको समझ में आ गया था, ये हमको यहीं से समझ में आ गया था, ये हमको यहीं से समझ में आ गया था, और कुछ पढ़ने की जरूरत थी नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख संसाधन क्या है? तो नलकूप एवं कुएं एवं ट्यूबवेल जो है 60% सिंचाई मध्य प्रदेश में इसी से होती है, ये आपको अच्छे से पता है। अगला प्रश्न है कि पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? मैंने आपसे बोला था दोस्तों 10 से 15 मिनट वेट करो, थोड़ी आवाज कम हो जाएगी। वो काम कर रहे हैं यार, बहुत जरूरी है, और वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी है, तो थोड़ा एडजस्ट करो, आपकी भलाई के लिए काम हो रहा है ना। देखो यार, जब हमें हमारे लिए कुछ करवाना होता है ना, तो हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ना। एग्जाम आपका है ना, चीजें आपकी चल रही हैं, मैं जितना कर सकता हूँ बिल्कुल कर रहा हूँ। आगे चलते हैं हम। पचपड़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो पचपड़ी में तापमान कम रहने का कारण है, एक तो है ऊंचाई और एक है वनस्पति का ज्यादा होना। ठीक है, ऊंचाई पर भी स्थित है। आप समझते होंगे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है इसी क्षेत्र में स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यहीं स्थित है। तो ऊंचाई तो है ही दोस्तों, और वनस्पति भी है, तो ये दोनों कारण है वहां पर तापमान के। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम। अगला प्रश्न है हमारा, बिल्कुल यार देखो पूरा देखना है, अच्छे से सुनना है और अच्छे से देखना है। प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं यहाँ से यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न नहीं आएंगे तो और कहाँ से आएंगे यार। वो तो हर टीचर, हर बड़ा इंस्टीट्यूट, हर कोई इंसान यही बोलता है कि भैया प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर पढ़ो, एक बार क्वेश्चन का पैटर्न देखो, सीधे प्रश्न भी बनते हैं, तो आप भी देखो यार। छतरपुर जिले में पाया जाने वाला हीरा निम्नलिखित में से किस विकास खंड में स्थित है? तो छतरपुर जिले में पाया जाने वाला जो हीरा है वो बंदर, पिछोर एवं पिपरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ना तो यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, कहीं भी स्थित नहीं है। छतरपुर जिले में पाया जाने वाला हीरा इन तीनों में से किसी भी विकास खंड में उपयुक्त नहीं है। ठीक है, पिछोर तो आते नहीं है यार, पिछोर तो शिवपुरी जिले की तहसील है ना। पिछोर क्या है? पिछोर तो शिवपुरी जिले की एक तहसील है। ठीक है, जैसे जिला बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं है स्थिति। और आपको सभी को पता होगा कि क्या नाम है, पिछोर शिवपुरी जिले की तहसील है। और क्या बताऊं, यहाँ से अभी जो विधायक रिसेंटली विधानसभा में बने हैं उनका नाम है कैलाश कुशवाहा। क्या नाम है? कैलाश कुशवाहा। कांग्रेस की सीट आई है यहाँ पर और विधायक बने हैं कैलाश कुशवाहा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं हम और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया? तो अप्रैल 2010 में जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। कब किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? अप्रैल 2010 में इस विभाग का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो राज्यपाल नहीं है भैया, कौन नहीं है? कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के कभी भी राज्यपाल नहीं रहे हैं। टंडन साहब रहे हैं, कुमार महमूद अली खान रहे हैं। देख रहे हो प्रश्न कैसा आता है, कौन नहीं रहे हैं। प्रश्न पीएससी का आदतन है ऐसे प्रश्न पूछने के लिए, तो आपको नाम लर्न करने ही पड़ेंगे दोस्तों। सरला ग्रेवाल तो पहली महिला ही थी, है ना। तो ये तीनों के तीनों रहे हैं और काटजू साहब मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, और दोस्त ने हमसे नहीं पूछा है, तो हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा, कैलाशनाथ काटजू। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? देखो, देख रहे हो आप, आदतन व्यक्ति है वो, पीएससी आदतन आदमी है ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए कि कौन रहे हैं कौन नहीं रहे हैं।
तो कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? रामनरेश यादव तो राज्यपाल रहे हैं, भगवत दयाल शर्मा भी नहीं रहे, सत्यनारायण सिन्हा भी नहीं रहे, सुंदर लाल पटवा जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने राष्ट्रपति शासन के समय इनको देखा ही होगा। अगला प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों। कौन सी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, ये सब समझ गए ना आप? अच्छे लेवल देखो यार, मतलब ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं, तभी तो आपके 72-75 नंबर आ जाते हैं। लेकिन पेपर तो बहुत 80 पे निकलता है, और उनको लाने में ना हालत खराब हो जाती है भैया, उनको लाने में हालत खराब हो जाती है। अगली स्लाइड बिल्कुल इंग्लिश में आएगी, लेकिन हम उसको आगे चलेंगे दोस्तों। इंग्लिश वालों को जो भी पीडीएफ चाहिए हो, मैं बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे रहा हूँ और टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दूंगा, लेकिन वो कब देखेंगे आप? लेक्चर खत्म होने के बाद। ठीक है, बीच में अभी नहीं भेज रहा हूँ कुछ भी। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? झाबुआ जिले में भगोरिया पर्व भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था 94 डिंडोरी जिले का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था भोपाल का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो भोपाल जिले का था, 855। किसका है? भोपाल का। ठीक है, आगे चले हम। ठीक है, आयुध निर्माणी खमरिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आयुध निर्माणी जो खमरिया है, आयुध निर्माण कारखाना है खमरिया, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चले हम। आगे हमारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? बिल्कुल नहीं बनेगा किसी से, अगर बन गया तो वहां नहीं बनेगा, और वहां बन गया तो इसका मतलब है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे है? सौदा पत्रक, आप सौदा को देख के व्यापार लगा दोगे और उद्योग वाला लगा दोगे, है ना, लेकिन नहीं। सौदा पत्रक मोबाइल ऐप जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। किससे संबंधित है? सौदा पत्रक मोबाइल ऐप कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और अगला प्रश्न है हमारा 40वें नंबर का प्रश्न है ना, 39 नहीं 36 ऐसे चल रहे हैं ना हम, तो वो सीरीज हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। और हम आगे प्रश्न हमारा ये रहेगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हम सबके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो था हरदा। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पीएससी ने माना है वही मैंने माना है। मैं कोई यहाँ पे बहुत बड़ा लीजेंड नहीं हूं ना, और वैसे भी नहीं हूं ना यार। देखो आगे चलते हैं। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर है? तो देखो, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों का शहर और हमारे प्यारे भोपाल में। कहां है भैया? भोपाल में। कौन सा? संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। अगला प्रश्न आ जाता है ओडीओपी, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इंदौर जिले का उत्पाद क्या है? इंदौर जिले का उत्पाद है आलू। भटक मत जाना, भूल मत जाना। जीआई टैग जो है वो मतलब ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली मैंने पूरी की पूरी वीडियो आपको दे दी है, और वहां पर आपको ये चीज याद करनी है। आपको एक पूरा का पूरा एमपी का बहुत डिजिटल, बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी में, एचडी क्वालिटी में एक मैप तैयार कर दिया है। किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक मैप है, सिर्फ एमपी का मैप बना हुआ, और उसमें सारे के सारे ओडीओपी दिए हुए हैं अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रहा? 2023 अगर आ गया तो समझ रहे हो आप, करंट का ही पेपर दिया है मैंने, ऐसा नहीं है कहीं से कुछ भी उठा लिया है ना। और ये गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहे अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन रहे? अब्दुल फतेह अल सीसी साहब जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में रहे। अगला प्रश्न हम सभी के सामने आ जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, स्लाइड कर लेते हैं। आराम से यार, सुकून से रहो, थोड़ा सा आराम से कर लेंगे हम। जब मैं यार देखो, मैं तो सोचो बोल रहा हूँ इतनी देर से, खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, इतनी देर से खड़ा हुआ हूँ, तो कम से कम मतलब आप तो बैठे ही हो ना, आप तो रिलैक्स मोड में हो ना, तो इतना तो कर ही सकते हो। P-75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो P-70 जो है परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें हमने 75 पनडुब्बियों को हमें अपनी नौसेना में जो है शामिल करना है, और उसके तहत जो है 2023 में भारतीय नौसेना में एक नई पनडुब्बी को भी शामिल किया गया है, जिसका नाम है आईएनएस वागीर। किसको शामिल किया गया है?
आईएनएस बागीर को हमने शामिल किया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वो है मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन संपन्न होता है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि मध्य निम्नलिखित में से, एक मिनट ये ले, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो देखो, खजुराहो को विश्व विरासत घोषित कर दिया गया है, भीमबेटका को भी घोषित किया गया है, और सांची के जो बौद्ध स्तूप है इनको भी घोषित किया गया है। और भीमबेटका को कब किया गया? 2003 में। बाकी की डेट तुम बताओ यार, कुछ तो बता दिया करो भाई, कुछ तो बता दिया करो, है ना। विदिशा की उदयगिरी गुफाओं को नहीं किया गया, तो ये आंसर सही है क्योंकि हमसे इसने नहीं पूछा है। ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया करो, नहीं या हाँ पूछा किसने, वरना आप ए लगा के भेजो, अरे खजुराहो, अरे अरे दिया है, तीनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, चलो अठो खजुराहो लगाओ। ऐसा नहीं करना है, अच्छे से देखो। और इनके डेट बता दो मुझे, इनकी डेट बता दो दोनों की कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न है हम सबके सामने कि निम्नलिखित में से किस खेल को मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया? तो हम सबको पता है कि मलखंब को घोषित किया गया, और मलखंब अकेडमी कहाँ है? मलखंब अकेडमी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों हम। इजी कुछ नहीं है भैया, 75 क्वेश्चन तो सबके लिए इजी रहते हैं ना। आपको वो जो आगे के क्वेश्चन है ना वो सिलेक्शन दिलाएंगे, वो सब ऐसा इसलिए इजी लग रहा है आपको, है ना। पेपर में हर तरह का लेवल रखना होता है, लेकिन आपको, आप जिनको इजी समझ रहे हो ना, वो आपके किसी काम के भी नहीं है, मैं सही बताऊं तो। क्योंकि आपका सिलेक्शन उन इजी से नहीं होना है, वो तो आपको सही करनी ही करनी है, और उनको तो हर कोई सही कर रहा है। लेकिन आपको वो 5 क्वेश्चन भी सही करने हैं जो किसी से नहीं बन रहे हैं, इसलिए पूरा सुनना जरूरी है, पूरा पढ़ना जरूरी है, एक एक फैक्ट अपने को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आता है तो रिवीजन कर लो, नहीं आता तो सीख लो। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, करंट का प्रश्न है कि फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है, ठीक है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है? तो देश का पहला जियोलॉजिकल जो पार्क है मध्य प्रदेश में लम्हेटा गांव में स्थापित किया गया है दोस्तों। कहां किया गया है? लम्हेटा गांव में स्थापित किया गया है। पेन चेंज कर लेते हैं और हम रेड ले लेते हैं, मजा आएगा, ठीक है। कहां पर स्थापित किया गया है? तो लम्हेटा गांव में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है जनवरी माह में इंदौर में मनाया गया, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है? तो बालिकाओं की शिक्षा में सुधार करो, स्वास्थ्य में सुधार करो एवं उनकी स्थिति में सुधार करो, तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना चालू की गई है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना, अच्छा खेत तालाब से ये आया कि बलराम ताल योजना मध्य प्रदेश में कब चालू होती है? कौन सी योजना? बलराम ताल योजना। बलराम ताल योजना मध्य प्रदेश में कब चालू होती है? कोई मुझे डेट बताएगा क्या? सब कुछ मैं ही बताऊंगा और सब कुछ मैं ही कर दूंगा, ठीक है। 2007 में चालू होती है। खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान की अधिकतम राशि कितनी है? तो देखो, मध्य प्रदेश ने 2000 खेत तालाब योजना चालू करी, कब? किसानों के लिए, और उसमें अनुदान की जो राशि है उसमें मैक्सिमम अनुदान कितना दिया जा रहा है? 16,350 रुपए। कितना मैक्सिमम अनुदान दिया जाएगा? 16,350 रुपए मैक्सिमम अनुदान इस योजना के तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है देख लेते हैं क्या है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ना, तो इंग्लिश हिंदी आएगा, पेपर तो दोनों में रहता है ना यार। हम सीधा का सीधा पेपर ही उठा के लाए हैं ये, और बिल्कुल सही है। देखो यार, 50 प्रश्न जो है हमने ये कर लिए हैं, और 50 प्रश्न जो है हमारे ये महत्वपूर्ण थे, हमारे काम के थे, और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। तो ये 50 प्रश्नों को आपने देख लिया है, अब आ गया है हमारे पास अगला पेपर, ठीक है। सब सब अच्छे से देखो, सब अच्छे से करो, सब अच्छे से समझो, है ना। बहुत ही अच्छे से हमने इसमें ऐड किए क्वेश्चन, और अगला फॉरेस्ट्री का पेपर है ना, और जनरल साइंस इसमें पूछी गई है, और 2021 का पेपर है, स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम का पेपर है ये, ठीक है। और इसमें अच्छे प्रश्न है, अच्छा प्रश्नों का समावेश है। 2021 का पेपर है, पीएससी के द्वारा ही, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये पेपर कंडक्ट होता है, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अगले पेपर पर हमारे। ये देखो, अब दिखा हुआ है ना, आपने समझिया होगा। खंड आम है सामान्य अध्ययन से संबंधित, जिसमें 50 प्रश्न सम्मिलित हैं। प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों में है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और अपन देखते हैं अपने से कितने बनते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ लेना तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन तो काम की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, आ गए क्या?
ठीक है, ये लो, होमो इरेक्टस का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? तो होमो इरेक्टस का जो कंकाल है वो मध्य प्रदेश के हथनोरा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? होमो इरेक्टस का कंकाल हथनोरा से प्राप्त हुआ है। होमो इरेक्टस का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस का कंकाल प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के हथनोरा से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए 3 बार पढ़ा है। पन्ना का नांद चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो पन्ना जिले में एक मेला आयोजित किया जाता है जिसका नाम है नांद चांद का मेला। किसका नाम है? नांद चांद का मेला पन्ना जिले में आयोजित किया जाता है और ये मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है? देखो भैया, अब बात अच्छे से सुनो। ग्वालियर का जो किला था उसको बोला है कि भैया जो भारत के जितने भी किले हैं, भारत के जितने भी किले हैं, ऐसे किले नहीं होते, मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी किले हैं अगर ये पूरी की पूरी एक माला है तो इसमें जो बड़ा एक मोती है बहुत अच्छा सा, वो है ग्वालियर का किला। ऐसा किसने कहा है? ये बोल गया भैया बाबर अपना। पालक बाबर बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था यार। बाबर ऐसा बोल के चला गया कि भैया ये बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि ये माला में मोती कहा गया है ग्वालियर के किले को। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? बिल्कुल मानती है, और ये दोनों के दोनों जनजाति हैं। ठीक है, अब पीएससी की पहचान है भगवान, मुझे लगता है एक से ज्यादा उत्तर उसने सही किए होंगे। और गोंड और कोरकू, ठीक है, गोंड और कोरकू जनजाति जो है अपने आप को बोलती है कि हम भाई है साहब रावण के वंशज हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम सबके सामने आ जाता है और अगले ले लेते हैं हम स्लाइड को कि कौन सा प्रश्न है हमारा, कि लोक देवता, देख रहे हो? अब बताओ मुझे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी हमने पढ़ा सिविल वो वाला, इंजीनियरिंग वाला, और ये हमारे पास आया है फॉरेस्ट वाला। हो गया ना रिपीट आंसर? लोक देवता, तो आप सोचते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ नहीं सकते दोबारा से? अगर वो पहले आ गए हैं तो ये आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, अभी 15 मिनट पहले की बात है। लोक देवता लाला हरदौल कहां से संबंधित हैं? तो लोक देवता लाला हरदौल जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया? सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आया यार, सेम टू सेम, देख रहे हो आप? अब सोचो कितना महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा पढ़ना। मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया? तो मांडू में जो रूपमती महल है उसका निर्माण किसने करवाया? उसका निर्माण करवाया था बाघ बहादुर ने। देखो एक चीज और बताऊं, आप मांडू में गए होगे, जहाज महल आपने देखा होगा, आप गए होगे मांडू में, आपने जहाज महल देखा होगा। अब जहाज महल जो है बीचों बीच बना हुआ और इसके इधर उधर 2 तालाब बने हुए हैं। तो इधर जो तालाब बना हुआ है वो है कपूर तालाब, और इधर जो तालाब बना हुआ है वो है मुंज तालाब। ध्यान रखना, ये दोनों तालाब कपूर तालाब और मुंज तालाब से जो है जहाज महल घिरा हुआ है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना जो है वो की गई है दोस्तों 1961 में। कब की गई है? 1961 में मध्य प्रदेश पर पर्यटन संचालनालय की आलय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है? तो प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र जो है वो है पन्ना जिले में। बिल्कुल याद रखना, आप अगर भूल गए तो यहां से 1 नंबर चला जाएगा, और अगर नहीं भूले तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र जो है वो है पन्ना जिले में। अगला आ जाता है कि वीर मित्रोदय जो है के लेखक कौन है? एक पुस्तक है वीर मित्रोदय, उसके लेखक जो है वो है मित्र मिश्र। कौन है? वीर मित्रोदय के लेखक हैं मित्र मिश्र। मित्र मिश्र के द्वारा वीर मित्रोदय नामक जो है पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है, उसके लिए हमें अगली स्लाइड लेनी ही पड़ेगी, हमारा उससे काम नहीं चलेगा। तो अगली स्लाइड हमारे सामने है दोस्तों कि मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब की गई? तो 1961 में की गई, ये मैंने आपको बता दिया। पिथौरा चित्रकला जो है वो है वो भील जनजाति की। किसकी है? भील जनजाति की चित्रकला है पिथौरा। पिथौरा किसकी जनजाति की है? भील जनजाति की चित्रकला है पिथौरा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने अगली स्लाइड में आएगा। जैसा कि हमने बताया था आपको कि 1 पेज हिंदी का 1 पेज इंग्लिश का, क्योंकि हमने ये डायरेक्ट पेपर उठाया है वहां से, और ये हिंदी वाला हमारा स्लाइड आ चुका है। ये देखो, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है रीवा में है, गुड़ तहसील में है, और 700 मेगावाट की जो है बिजली उत्पादित यहाँ पर की जा रही है, जिसे हम रीवा प्लांट के नाम से भी जानते हैं, सौर ऊर्जा प्लांट। ठीक है, कहां पर है? रीवा की गुड़ तहसील में है। अगला प्रश्न है जो डिलीट हो गया, अगर डिलीट होने वाली चीज है तो हम इसे पढ़ेंगे ही नहीं, क्या करना है हमें पढ़ के। अगला चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा थोड़ी ना सिर्फ, हाँ सबसे छोटा है।
है ना। देखो देखो यही हो जाता है नहीं ना पढ़ने का सिलसिला, है ना। मध्य प्रदेश के जो आर्द्र भूमि है उनमें सबसे छोटा जो वो जो वेटलैंड है वो है सिरपुर आर्द्र भूमि। और सिरपुर आर्द्र भूमि ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में स्थित है सिरपुर आर्द्र भूमि स्थल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला आ जाता है हम कि मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका उत्तर गलत करे आओगे। यहाँ पे वो तो ऑप्शन ऐसे हैं, अगर ऑप्शन अगर कुछ और होता ना तो आप गलत करे आते। कोलार सिंचाई परियोजना जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन क्षेत्र में स्थित है। कहां पर स्थित है, नर्मदा बेसिन क्षेत्र में स्थित है। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाएं और हमारे ग्रुप का नाम सर्च करें मेंस वाला। आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाए, मेंस वाला ऑफिशियल करके आप ग्रुप आएगा। क्या लिखा आएगा मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। नाम लिखा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिख लिया ना आपने, ये देखो क्या लिखा आएगा, मेंस वाला, मेंस वाला ऑफिशियल करके लिखा आएगा, मेंस वाला ऑफिशियल करके। ये हमारा जो है ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स जो हमारे होते हैं यहाँ पर, या जो लेक्चर्स नहीं भी हो पाते, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, नोट्स होते हैं, वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगली बात ये है कि आप हमसे हमसे अगर किसी भी प्रकार का कोई संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7828254748 7898254748। आप हमसे इस पर भी जुड़ सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना और बिल्कुल इस चीज को अपने नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई समस्या होती है, तो आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई भी बात यहाँ पर, मतलब कैसे किसी भी प्रकार की कोई भी बात का मतलब एग्जाम से रिलेटेड, है ना। अगर जैसे मैंने ये प्रश्न ये पढ़ा रहा हूँ सीरीज में, आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें वहां पर भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया और इसमें मुझे डाउट है। अगला हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पर कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा, राम सर ये बता दिया मैंने, कोलार सिंचाई परियोजना ही बता दिया। और हम अगली स्लाइड पे चलते हैं अब। यही है, ठीक है यही है। मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखो दोस्तों, थोड़ी देर पहले बताया, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पेपर था ना 2023 में जो हुआ, वो यहां से लिया गया है प्रश्न। यानी कि पहले तो ये हुआ था 2021 में फॉरेस्ट का, 2021 का पेपर है जो अपन अभी कर रहे हैं, और इससे पहले हमने 2023 का सिविल इंजीनियरिंग वाला पेपर किया। तो 2021 के फॉरेस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए गए सिविल इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन में। देखो दूसरा क्वेश्चन तो ये सामने आ गया, कोयले की भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थल महत्वपूर्ण नहीं है। तो नीमच महत्वपूर्ण नहीं है, और ये तीनों के तीनों प्रश्न वहां पे दिए थे कि ये तीनों के तीनों प्रश्न जो है वो कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख लो सीधा का सीधा प्रश्न बना है, देख लो दोस्तों। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो है वो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, वो है पेंच टाइगर रिजर्व। कौन सा है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है, टाइगर रिजर्व को जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, वो है पेंच टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है कारा, कारजन, खुर्दी और कोर्टर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो आप सभी को पता है कि नर्मदा नदी की जो है 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से ये 3-4 जो नाम दिए हैं ये सबके सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है डिंडोरी जिले में। कहां पर अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहां होती है, डिंडोरी जिले में होती है। ध्यान रखना, आप इसको गलत नहीं करके आना, वो तो आपके सामने ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आप इजीली आंसर लगा दे रहे हो, वरना अगर आ जाता ना कोई सा एरिया तो आप नहीं लगा पाते, है ना, आसपास का। अगला चलते हैं हम, अगली हमारी स्लाइड है दोस्तों, ये रहा प्रश्न। ठीक है, ये डिलीट भी हुआ है इसमें से, लेकिन हम सोचेंगे 2 हो जाएंगे, नहीं होंगे यार, चलो 3 तो हो जाएंगे, लेकिन फिर को नहीं दिखेगा ऊपर, चलो कोई बात नहीं, दिखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सुमेलित नहीं है। देखो कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देखो मुंडी दादर जो है वो बालाघाट में बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ है, मुंडी दादर बालाघाट में बॉक्साइट क्षेत्र है। रानीपुर कहाँ पर है, रानीपुर सतना में है। कहाँ पर है, मुंडी दादर जो है बॉक्साइट क्षेत्र है कहाँ पर, बालाघाट में। रानीपुर सतना में है, और रक्ती दादर जो है मंडला में। कौन सा है, रक्ती दादर जो है मंडला में है, बॉक्साइट क्षेत्र है ये। बिल्कुल दोस्तों बेहद अच्छे से ध्यान रखना,
अच्छे से समझ के रखना और बिल्कुल ये जरूरी ही है। तो दोस्तों अब मेरी आवाज आपको बिल्कुल सही से आ रही होगी। माफी चाहता हूँ यार, थोड़ा माइक ऑफ हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला। मुश्किल से 5 से 7 मिनट की या मुश्किल से 4-5 मिनट की भी बात होगी, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट किया आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम प्रश्नों को अपने को कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है दोस्तों, हमने ये कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हमारा अगला प्रश्न आता है। ये डिलीट कर दिया भैया। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवानिवृत्ति आयु होती है, डिलीट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपने 66 वर्ष दी नहीं है ना। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो आयु होती है सेवानिवृत्ति की, वो होती है 66 वर्ष, ना 65, ना 60, ना 62, ना 70, होती है 66 वर्ष। ठीक है, तो बच्चा जो टिक मारते वो आपको सही करना पड़ेगा, बिल्कुल ही करना पड़ेगा। सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर थी, ये भी डिलीट कर दिया, तो छोड़ो जाने दो। ये डिलीट करने वाले प्रश्नों पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हम सामने देखते हैं अपने, कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है। तो 5 स्टार रेटिंग में तो मतलब दोस्तों ये इंदौर भी रहा है दोस्तों, और भोपाल भी रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि भाई इंदौर किस नंबर पे आया, भोपाल किस नंबर पे आया है। लेकिन अगर आप 5 स्टार रेटिंग में बोलोगे स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो ये दोनों के दोनों 5 स्टार रेटिंग में आए हैं। ठीक है, बाजरे की फसल क्या है, बिल्कुल आपको पता है, बाजरा जो है खरीफ की फसल है। बाजरा क्या है, बाजरा खरीफ की फसल है। रबी की फसलें जो होती हैं वो जो मतलब मान के चलो उसमें जो ठंडों के सीजन में होती हैं, वो होती हैं हमारी रबी की फसलें। और जो जायद फसलें कौन सी होती हैं, जायद मतलब जो नकदी फसलें होती हैं वो हो गई। और खरीफ की फसल जो है जैसे बाजरा, बाजरा क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं हमारे पर। और अगला प्रश्न हमारा कहाँ है, स्लाइड किधर गई, ये देखिए यार, ये बड़े प्रश्न अलग करते हैं, पूरा स्क्रीन यही ले जाते हैं मेरी, है ना, लूट के। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को इंगित करें। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, अगर जनगणना वाला टॉपिक क्लियर करना है तो प्लीज
यही यही सीरीज में आप पहले जाएंगे ना तो वहां पे एक जनगणना का एक लेक्चर डाला हुआ है, लगभग उसका 40 से 50 मिनट का लेक्चर है। जनगणना 2011 से बनने वाले जितने भी प्रश्न है मेरे सारे के सारे उस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही को इंगित करता है, ऐसा हमें जानना है। तो पहला और तीसरा सही है, तो हम डायरेक्ट वही पढ़ते हैं, दिमाग फालतू नहीं लगाते हैं। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो है सोपुर में है। सबसे कम महिला साक्षरता सोपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में है। बिल्कुल सही है, ये बात आप ध्यान रखो कि शहरी क्षेत्रों में जो है सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर है, सबसे कम महिला साक्षरता भी जो है वो श्योपुर में है, और सबसे अधिक महिला साक्षरता शहरी क्षेत्रों की बात चल रही है वो है अधिक कहाँ का है, सिवनी की, और सबसे कम श्योपुर की है। मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या ये तो है ही नहीं, तो गलत मानो उसको। मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी है। तो पिछले दशक से महिला साक्षरता कितने दशमलव बढ़ी है, तो 8.9% जो है महिला साक्षरता पिछले 10 सालों में बढ़ी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, लिखाइए तो देख लो। स्थिर भावों के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो स्थिर भावों पर कितनी है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है 65,023 रुपया। 65,023 रुपया जो है वो है 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय। स्थिर भावों पर कित पर, स्थिर भावों के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 65,023 रुपया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना कब या कहां से शुरू गई? देखो, तो लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश में 5 मार्च को शुरू की जाती है, और इसका जो शुभारंभ है वो किया जाता है भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। किस लेखक को, कौन से लेखक को साहित्य अकेडमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो देखो, युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है अतुल कुमार रॉय को। क्या नाम है? अतुल कुमार राय को जो है हिंदी साहित्य अकेडमी ने युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है मेरे प्यारे दोस्तों? अतुल कुमार रॉय को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हम ये वो प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली एमपीपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं और उसमें ये प्रश्न पूछे ही गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने कौन सा है कि भाई वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को जो है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले देखो, ये मैंने बोला था 66 पे आ जाता है, करेक्ट आंसर है 666। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा, वहां आ जाते हैं। ये देखो, ये स्लाइड क्यों नहीं हो रहा भाई? ये हो गया, चलो ठीक है। स्किल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? तो स्किल सेल जो एनीमिया मिशन है वो 2047 इसका टारगेट टाइम रखा गया है, ध्यान रखना इस चीज को आप। और ये मध्य प्रदेश से शुरू किया गया, ये तो हम सबको पता है। गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीते किस देश से आए हैं? तो दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क में जो चीते आए हैं वो नामीबिया से आए हैं, ये हम सबको पता है, हम सब बिल्कुल करेंगे। बहुत इजी लग रहा है ना? बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ, 72 से 75 नंबर आप आराम से ले आओगे। लेकिन मैं बोल क्या रहा हूँ आपसे, मैं पिछले 1.5 महीने से आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब पे बोल रहा हूँ, मेरा ये लक्ष्य नहीं है आपको 72 से 75 तक पहुंचाना। मेरा लक्ष्य आपको जो आप कर सकते हैं वो क्यों करना है। 72 से 75 तो आपके हर बार आ रहे हैं, लेकिन इनसे आपका एग्जाम नहीं निकल रहा, हर बार 1-2 नंबर से एग्जाम रह जा रहा है। हमारा लक्ष्य है इन 5 नंबर को जो 75 से प्लस लाना जो है हमें, हम उनके लिए मेहनत कर रहे थे जी तोड़। पिछले 1.5 महीने से टेलीग्राम पर 2500 क्वेश्चन का क्विज चलवाया, अच्छे लेवल के प्रश्न इसीलिए मैंने सेट किए कि भैया 75 से आगे बढ़ना है अपने को। 75 तक तो हम हर बार पहुंच रहे हैं, कभी 75 पर रह जाते हैं, कभी 76 पर रह जाते हैं, कभी 74 पर रह जाते हैं, ये कहानी तो हर बार चल रही है सबकी। लेकिन जो 75 प्लस वाले यानी 80 पहुंचने वाले जो लोग हैं, वहां हमें पहुंचवाना है अपने दोस्तों को, वहां हम सबको पहुंचना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब वही है जो 72-75 क्वेश्चन करेंगे ना आपसे, ये वही इजी वाले प्रश्न है। लेकिन हमको जो 5 से 7 नंबर चाहिए, 5 से 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आगे बढ़वाने हैं, वो हम बढ़ेंगे। हमारा जो क्विज चला है टेलीग्राम चैनल पर 2500 क्वेश्चन का, वहां से मैंने जो आपको पीडीएफ दी है, वहां से ये जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने अभी चलवा रहा हूं, वहां से यहां से प्रोडक्टिविटी आएगी। हाल ही में शुद्ध किए गए
डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? देखो भैया, डाक कर्मयोगी पोर्टल का लॉन्च किया गया है हाल ही में। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना जो है इस उद्देश्य से, ये जो मोटो है इस पोर्टल का वो है डाक कर्मयोगी पोर्टल का। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों की हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? स्मिता कुमारी जी जो है वो योग शिक्षा से रिलेटेड है। कौन है? स्मिता कुमारी जी जो है योग शिक्षा से रिलेटेड है। इनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने अच्छे से पढ़ रखा है। स्मिता कुमारी जी जो है अभी हाल ही में काफी चर्चा में रही। ये योग शिक्षा से रिलेटेड है और इनको हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है मेरे प्यारे मित्रों। अगली स्लाइड पर हम लोग आ जाते हैं और हमारी अगली स्लाइड कहाँ है भैया? अगली स्लाइड हमारी बोल रही है ये रहा। विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो देखो, विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं जो है अजय बंगा साहब। हिंडोला मंडल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महल, हिंडोला मंडल नहीं, हिंडोला महल। हिंडोला महल आप सबको पता है धार जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ऊपर के जाना है, फालतू में हम इसको स्लाइड नहीं कर रहे हैं। ये देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया है वो संतुष्ट करता है पॉलीमोराइज्ड मॉर्फिज्म को, इनको इन कैप क्या दिख रहा है यार, ये इनकैप्सुलेशन को और इनहेरिटेंस को और पॉलीमार्फिज्म को, दोनों को जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया जो है इनको संतुष्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। ये प्रश्न 42 जो प्रश्न है वो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन हमको इसको इसीलिए हम इस सीरीज को देख रहे हैं कि हमें कुछ भी सोचने पर मजबूर नहीं होना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगली स्लाइड पर हम आ जाते हैं और अगली स्लाइड आप सभी के सामने हमारी है कि इंटरनेट ट्रेड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। देखो, इंटरनेट ट्रेडिंग आपको करनी है तो प्रमोशन करके आप इंटरनेट पे ट्रेड कर सकते हो, प्राइस देख सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो, लेकिन नेगोशिएशन आप इंटरनेट पे नहीं कर सकते हो। आपको साइट डायरेक्ट दिखाएगा, आप ऐसे उसको इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं मान जाती कि आप बोलो भैया 100 रुपये लोगे, क्या बोल रहे, नहीं साहब 110 दे देना, नहीं साहब भैया 105 ले लो, वो कह रहा नहीं यार 107 तो दे देना। इतना नाटक नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड अ नेगोशिएशन। ठीक है, तो इस तरह की चीजें नहीं की जाती हैं। डायरेक्ट आप प्रमोशन करो, प्राइस दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, ऑफर देना ऑफर दो, खत्म करो, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये आंसर सही है, पीएससी इसको सही मानेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट आइसोलेशन बिल्कुल नहीं है। फिलॉसफी है, एवोल्यूशन है और कंप्यूटिंग है, लेकिन आइसोलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी रूट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है? तो सबके सम करते हैं, एलेक्सा, सीरी, कोटाना सब करते हैं भैया, है ना। कोटाना पिछला एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुका है कि कोटाना जो है किसका जो है वॉइस असिस्टेंट है, तो आ गया है, ये ध्यान रखना। एटीएम मशीन क्या होता है? तो एटीएम मशीन किस पे काम करती है दोस्तों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन B2C पर, बिजनेस टू कस्टमर पर जो है वो, बिजनेस टू सिटीजन, मतलब लोगों को मिलता है ना सब कुछ, है ना, एटीएम मशीन से। तो हमें वो सारी चीजें मिलती है एटीएम मशीन के द्वारा। क्या बोलते हैं उसको, एटीएम मशीन के द्वारा B2C से मतलब चीजें की जाती हैं यार, है ना, ये बिजनेस का मोड है। अगला हम आगे चलते हैं। इतना बोलते बोलते एक तो इतना स्लिप होने लगती है ना टंग अपने आप, पता नहीं कुछ कुछ ही निकलने लगता है अपने आप ही। ये लो, अगला प्रश्न क्या है भाई? निम्न में से कौन सा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है? तो डाटाग्राम प्रोटोकॉल को कौन सपोर्ट नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। तो रिलायबिलिटी जो है डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, 1 गीगाबाइट समतुल होता है, 1 गीगाबाइट समतुल होता है 2 की घात 30 बाइट के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होता है? 2 की घात 30 बाइट के बराबर जो है 1 गीगाबाइट समतुल होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम अपनी बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो यूएसबी पोर्ट जो है, यूएसबी पोर्ट को प्रस्तावित किया गया है 1996 में। कब प्रस्तावित किया गया? तो यूएसबी पोर्ट को जो है मेरे प्यारे दोस्तों प्रस्तावित किया गया है 1996 1996 में। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला आ जाता है हम कि माउस, जॉयस्टिक और ट्रैकबॉल किसके उदाहरण है? तो देखो, ये तीनों के तीनों जो है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है पीएससी में, कई बार पूछा गया है। ये तीनों के तीनों जो है मेरे प्यारे दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस है। कौन सी है? ये तीनों की तीनों जो है वो है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले हम प्रश्न पर आ जाते हैं। ये सब आपने देख लिया, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से सुन लो और आगे की बातें और पूरी कर लो, है ना।
बातें तो हमें देनी है बिल्कुल यार, बातें देना तो आनी चाहिए, है ना। ये देखो दोस्तों 50 प्रश्न इसके हो गए, है ना। अगला प्रश्न हमारा है इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का 2023 का पेपर है दोस्तों, अभी रिसेंट देख रहे हो आपने। 2022 2023 का अभी हमने सिविल वाला और एक और पेपर कर लिया, है ना, फॉरेस्ट वाला। और अब हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट का। किसका कर रहे हैं? इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट का 2023 का पेपर है, वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पेपर है। और ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण पेपर है, और आप बिल्कुल इस प्रश्न को अच्छे से करें और समझदारी से करें दोस्तों, अच्छे से। क्योंकि देखो यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत हद तक संभावना है, प्रीवियस ईयर, क्योंकि पीएससी कंडक्ट करा रही है सारे एग्जामों को, है ना, तो बिल्कुल प्रश्न बनने की संभावना है। अच्छे से देखें। स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है यार? ठीक है। यार हाथ से करते हुए दिक्कत आ रही है क्या? पेन से करें क्या? ठीक है, आगे से पेन से कर लेंगे। चलो भाई। तृतीय शताब्दी ईस्वी में बौद्धि वंशी राजाओं का अधिकतर क्षेत्र किस पर था? तो तृतीय वंशी ईस्वी में जो बौद्धि वंशी जो राजा थे उनका जो क्षेत्र था वो था त्रिपुरी। कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? उनका जो क्षेत्र था वो था त्रिपुरी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला आ जाते हैं हम। बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया? बुंदेला विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था भैया हीरापुर के जो राजा थे हृदय शाह, उनके नेतृत्व में बुंदेला विद्रोह किया गया। और जो उस समय गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो जो है उस समय गवर्नर जनरल के पद पर आसीन थे। अगला प्रश्न आ जाता है कि महाकौशल, बिल्कुल याद रखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था यार, आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसको गवर्नर जनरल वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा वो तो कर देगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो देख रहा है, इसलिए वो सही कर देगा। ठीक है, महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन कब किया गया? तो किसके द्वारा किया गया भैया, किसके नेतृत्व में किया गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गोविंद दास जी जो है वो सेठ जी के नेतृत्व में, सेठ गोविंद दास जी के नेतृत्व में जो है इसका गठन किया गया। ठीक है, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है और आप इसको याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है कालू जी महाराज का मेला कहाँ लिए क्या मतलब कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप सबको पता है कि कालू जी महाराज का मेला जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है? वो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण किया गया? तो देखो सास बहु मंदिर कहाँ पर है? सास बहु मंदिर जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, और इसके महिपाल ने निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महिपाल के द्वारा करवाया गया था। थोड़ी सी पतली कर लेते हैं पेन, ज्यादा ही मोटी हुई है ना, चेंज करें क्या? चलो ये कलर लेते हैं आज, है ना। अरे ठीक है ना यार, अपने घर की सरकार है, जो लेना है वो ले लो, है ना। निम्नलिखित शासकों में से ये बता दिया सास बहु मंदिर महिपाल के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन अब अगली स्लाइड का हमें जाना पड़ेगा, और अगली स्लाइड हमारी ये है दोस्तों कि ये लीजिए अगली स्लाइड ये रही। महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन सेठ गोविंद दास ने किया था, ये तो मैंने बता दिया आपको। अगरिया जनजाति में के लिए जानी जाती है, अगरिया जनजाति लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। अगरिया जनजाति किस लिए जानी जाती है? अगरिया जनजाति जानी जाती है वो दोस्तों लौह शिल्प के लिए। किस लिए जानी जाती है? ये पेन अच्छा लग रहा है यार थोड़ा, है ना। लौह शिल्प के लिए अगरिया जनजाति जानी जाती है। ठीक है, अगर ये लोहे का काम करते हैं। अगला प्रश्न है जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ था? तो जंगल सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश में सबसे पहले हुई थी दोस्तों सिवनी जिले से। कहां से हुई थी? सिवनी जिले से सबसे पहले मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने की थी? तो देखो जो रत्नमाला ग्रंथ था, रास रत्नमाला या रस रत्नमाला, रस रत्नमाला जो ग्रंथ था वो संस्कृत का ग्रंथ था, और इसकी रचना जो है वो गोंड राजा थे संग्राम शाह, इनके द्वारा की गई थी। पेन अलग हाथ से गिर जाता है बार बार यार। संग्राम राजा संग्राम शाह के द्वारा जो गौड़ राजा थे उनके द्वारा संस्कृत का जो काव्य साहित्य था रस रत्नमाला, इसका जो है मतलब इसको लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध थे। तो देखो उस्ताद हाफिज अली खां कौन है? उस्ताद हाफिज अली खां जो है बहुत ही प्यारे सरोद वादक हैं। कौन है? बहुत ही प्यारे सरोद वादक हैं। मुझे यार संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट है ना इन सब से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत 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 ज़्यादा लगाव है, और मुझे को बहुत मज़ा आता है इन सबको मतलब सुनने में, इन सबको बजाने में, इन सबको करने मतलब इन सबसे है यार प्यार है, बस है
हीड़ गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है? तो हीड़ गायन की प्रथा जो है वो मालवा क्षेत्र में है। हीड़, मालवा और निमाड़ दोनों में है हीड़ गायन। देख लेते हैं, रुको एक मिनट। हाँ देखो, मालवा और निमाड़ दोनों में है, प्रश्न में भी इसने दोनों लगाया है। तो हीड़ गायन की प्रथा कहाँ है? मालवा और निमाड़ दोनों क्षेत्रों में है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला हमारा सेक्शन इंग्लिश का है। आप सभी को पता है कि हमने जैसा का तैसा पेपर उठाया है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही आएंगे जब पीएससी पेपर लेती है। तो अगला प्रश्न, लेकिन हम हिंदी में चर्चा कर रहे हैं। ये स्लाइड आ गई हमारी हिंदी वाली। ठीक है, अगला प्रश्न हम सबके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिम सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? तो देखो, पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला, ये सतपुड़ा पहाड़ी जा रही है आपकी, और ये इसका पश्चिमी भाग हो गया। तो पश्चिमी भाग में भाई कौन सा समूह स्थित है, वो हमसे ये जानना चाह रहा है। तो देखो, बड़वानी अगर आ रहा है तो बड़वानी, आप देखो बड़वानी किसी में आ रहा है क्या? बड़वानी किसी क्षेत्र में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर बड़वानी आ रहा है तो मध्य प्रदेश का जो बड़वानी है वो तो भैया पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। असीरगढ़ की पहाड़ी आप देखेंगे तो ये बीजागढ़, अगर आपको नहीं भी पता ना, तो बड़वानी और असीरगढ़ से जो है आप इसका उत्तर सही लगा देंगे। तो बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी सतपुड़ा समूह में आती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियां पश्चिमी समूह क्षेत्र में आती हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको सही लगाना है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है ना, 2019 की जो फॉरेस्ट, अरे 23-20 में नहीं आ गई है फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला पुराना पेपर, कोई पुराना नहीं है, लेटेस्ट पेपर है, 2023 में अभी हुआ है। लेकिन फॉरेस्ट रिपोर्ट ही जब 2019 में आई है, अभी आई नहीं है 2023 में, तो हम कहां से कर दें भैया, और पीएससी कहां से ले आएगी प्रश्न? इंडिया फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के 25.14, कितने? 25.14% भूभाग पर जो है वन पाए जाते हैं। 25.14% भूभाग पर मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। कितने क्षेत्र पर? 25.14% क्षेत्र पर मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। तापमान 2-3 बार बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, वो डाटा वाला प्रश्न है। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो अधिकतम भाग है वो अति तापीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है दोस्तों? अति तापीय क्षेत्र में ये जो भाग है वो आता है। अगला प्रश्न है हम सबके सामने कि मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से केंद्रित हैं? तो देखो, भूमिगत जल संसाधन का जो है अति शोषण करने वाले जिले जो हैं वो मालवा क्षेत्र में स्थित है। ट्यूबवेल वगैरह भयंकर जनसंख्या में लगे हैं यार, और सबसे ज्यादा जो वो है ना, वो नल और कुएं से ही की जाती है। 60% सिंचाई मालवा क्षेत्र में की जा रही है। और भूमिगत जल का जो संसाधन है उनका अति शोषण करने वाले जो जिले हैं वो सब सर्वाधिक जो है मालवा क्षेत्र में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, और अगला प्रश्न, अगला जो पेन है वो रेड ही लेंगे, क्योंकि मेरे को तो वही अच्छा लग रहा है यार, ये बहुत इतना अच्छा लग नहीं रहा है ये लो, ये हमारा प्रश्न अगला आ गया। सबसे पहले पेन चेंज करेंगे, पहले पहले पेन आ भाई, पहले पेन आ, पहले हम कुछ नहीं लिख रहे। ये प्यारा लग रहा है अपने को, है ना। बैनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो बैनगंगा जो अपवाह तंत्र है, अपवाह क्षेत्र है, वो जो है भैया गोदावरी अपवाह तंत्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गोदावरी अपवाह तंत्र का उदाहरण है हमारा बैनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न पर हम आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है कि भैया मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें, पहले देख तो लें सही है कि नहीं, मेरे मुझे तो सही लग रहा है यार, इसमें क्या दिक्कत है, देखते हैं, रुको जरा। उत्तर पश्चिमी भाग पर जो है मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। ये भी सही है कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिम उत्तर भाग है वो अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। आप देखते होंगे मालवा वाले क्षेत्र में। कूट की मदद से सही बताइए। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों सही है, दोनों का दोनों स्पष्टीकरण सही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। मुरैना जिलों में फैला, एक मिनट इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सही है। मुरैना जिले में फैला कैलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरैना जिले में कैलारस नाम का एक क्षेत्र है जो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों? मुरैना जिले में फैला कैलारस क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो पाथाखेड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो बैतूल में है। और मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, ये
पाताखेड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में स्थित है, और बैतूल जिले में ही जो है वो ग्रेफाइट कारखाना भी है। कौन सा कारखाना है? ग्रेफाइट का कारखाना, मतलब ग्रेफाइट जो उत्पादन जिला है वो है बैतूल। ठीक है, कारखाना वारखाना छोड़ो, ग्रेफाइट उत्पादन जिला है बैतूल। और एचएमटी घड़ी का जो कारखाना है वो भी मध्य प्रदेश के बैतूल में, हालांकि अब बंद हो गई है, लेकिन पुक वाले मानने को तैयार ही नहीं है भैया, है ना। पाताखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारा कहाँ है भाई? स्लाइड हो जाओ जल्दी से। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित कूट आ गए हैं ये, और इन कूटों को देख लेना है भैया, कूट की मदद से सही सुमेलित चीजें बताइए। तो बाण सागर बांध जो है वो है दोस्तों सोन नदी पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध आप सबको पता है खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक सागर परियोजना, इसको हम हलाली परियोजना भी कहते हैं, और इसका नाम ये हलाली नदी पर स्थित है। ठीक है, सम्राट, ये देख लेना तुम यार, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो नीचे देख लेना उत्तर, अगर दिख जाए लिखा है देख लेना उत्तर। ठीक है, संजय सरोवर परियोजना आप सबको पता है, बचा हुआ है बैनगंगा, तो संजय सरोवर परियोजना जो है वो है बैनगंगा नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम। मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो देखो, मध्य प्रदेश का विधानसभा सदस्य बनना है, यानी आपको अगर एमएलए बनना है, अगर आपको अगर विधायक बनना है, तो आपको जो है ये चाहिए 25 वर्ष। और ध्यान रखना, यही अब महापौर की भी आयु है, महापौर की भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही कर दी गई है। ठीक है, महापौर बनने के लिए भी न्यूनतम आपको 25 वर्ष का होना जरूरी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है? तो एक स्लाइड की अलग समस्या, पता नहीं क्या रुक रुका सा चल रहा है यार, ये मरा मरा सा है। ये लो, मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में पारित स्थापित हुआ? देखो कौन सी विधानसभा चल रही थी उस समय? तो पंचायती राज जो 1993 का जो विधेयक आया था वो 10वीं विधानसभा में पारित हुआ। ठीक है, कब पारित हुआ दोस्तों? मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 10वीं विधानसभा में पारित किया गया। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नांकित में से किन दो राज्यों की है? तो राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है भैया? राजघाट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एमपी और यूपी दोनों की परियोजना है। मैं आपको दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बार बोल चुका हूं मेरे दोस्तों कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पिछले 3 पेपर हम लगा चुके हैं, फॉरेस्ट वाला लगा लिया है, सिविल वाला लगा लिया है, और आप देख रहे हैं तीसरा पेपर है, और ये प्रश्न 3 बार आ चुका है, तीनों पेपरों में एक एक बार आ चुका है। सो जो रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कितने अधिक नहीं होगी? 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है ना, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात बोली गई थी कि किसी भी जगह ये चीज ऊपर भी है, ऐसा नहीं विधानसभा की संख्या, लेकिन उधर भी है, मंत्री जो है केवल और केवल जो है जो सदस्यों के सिर्फ 15% लोगों को ही मंत्री बना जाएगा। ऐसा नहीं हर एक आदमी को मंत्री बना दिया भैया। एमपी में 203 विधानसभा सीटें हैं, 230। एक काम करो, सारे के सारे विधायक हमसे खुश रहे, कोई भी हमसे ना हो जाए, तो जिस पार्टी को बहुमत मिला है 116 का, अपने 116 विधायकों को सबको मंत्री पद दिया जाएगा, है ना। भैया क्या चाह रहे हो? पैसे की बर्बादी है राज्य शासन की और हम जनता की, इसलिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये चीजें जरूरी थी, अच्छी बातें हुई है। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों 24 अक्टूबर। कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 24 अक्टूबर 1972 में मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला चलते हैं हम, अगले उस पर आ जाते हैं, और हमारा अगला प्रश्न कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? इंग्लिश वाले, मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ इसकी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, सब पे मिल जाएगी, और वहां से आप डाउनलोड कर लें मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सब चीजें बढ़िया हैं और सब चीजें बढ़िया चलती रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, कारखाना या कारखाने जो है मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? तो भैया किसके कारखाने? सीमेंट का कारखाना चाहिए ना, चूना का भंडार हो, चूने पत्थरों की अधिकता हो, इसीलिए सीमेंट तभी बनाई जाएगी, और सीमेंट के जो कारखाने हैं वो चूने क्षेत्र के आसपास स्थापित किए जाते हैं। ये सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में स्थित है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल आईटी पार्क विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो इंदौर में स्थित है। और सबसे पहला आईटी क्षेत्र आईटी पार्क मध्य प्रदेश में कब बना है, कहाँ बना, तो वो भोपाल में बना है। ध्यान रखना कहीं गलत मत लगे आना, ठीक है। पहला आईटी पार्क भोपाल में बना था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है। तो ना बुरहानपुर है, ना हरदा है, ना ही नरसिंहपुर है। तीनों के तीनों जिले शक्कर उद्योग से मतलब जो है अपना संबंध नहीं रखती हैं दोस्तों। जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जनगणना 2001 के जो आंकड़े हुए हैं उनके अनुसार जो है पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 903 दोस्तों, और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 196 है। अब इसको मारो गोली, क्योंकि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व इससे अब कोई मतलब नहीं है, इस प्रश्न को ही हटा दो, ठीक है। 2023 का प्रश्न है, लेकिन 2001 का जनगणना का पूछ लिया उन्होंने दोस्तों। अब सोचो मेरी बात, आ सकता है कि नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है दोस्तों, कुछ भी आ सकता है। कहीं कोई 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 ईमान धर्म नहीं है। सोचो 2001 जनगणना का पेपर का प्रश्न उत्तर मतलब प्रश्न दे दिया है 2001 की जनगणना का, ठीक है। 2011 का छोड़ो, 2001 का दे दिया, और ये अभी रिसेंट 2023 का पेपर है। सोचो यार, आप सोचो, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो डेनिस फ्रांसिस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। एक प्रश्न ऐसा जो अभी पिछले 3 महीने पहले का ही बना दिया है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट करंट कि पिछले 3 महीने पुराना दे दिया, और एक प्रश्न ऐसा जो पिछले 20 साल पुराना दे दिया। सोचो बताओ यार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, डेनिस फ्रांसिस। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। ठीक है, 4 प्रश्न दिख रहे हैं हमें। 2019-2021 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो 41.3। कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी मध्य प्रदेश की, थी 41.3। 41.3 जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर थी। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उसको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। ये कथन किसका था। अरे भैया, ये 110% ऐसे प्रश्न बनते हैं पीएससी में। आपने देखा होगा, अगर आप इतने समय से पेपर दे रहे हो तो आपने ये अच्छे से देखा होगा कि इस तरह के जो प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न हैं जो कथनों वाले, वो आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एकदम मतलब ढिंडोर के रख देते हैं, क्योंकि ये बनते ही नहीं है किसी से। इनका गलत होना स्वाभाविक है ना। ये तभी सही है जब आपने पढ़ा होगा। तुक्के वालों की तो फिर बात ही लगे, उनके तो 100 के 100 सही होते हैं तुक्के वालों के तो। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उसको चाय पिलाना, उसको भोजन खिलाना या फिर दावत देने के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा बोला गया था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्ययन के रूप में किसे चुना गया। डेविस फ्रांसिस को चुना गया, अभी मैंने बता दिया। हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद किन दो देशों से संबंधित है। चर्चा में रहा जो हेलमंद नदी विवाद है वो अफगानिस्तान और ईरान से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, हेलमंद नदी विवाद अफगानिस्तान और ईरान से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, बहुत अच्छे ध्यान रखना, अभी रिसेंट की न्यूज है ये। हेलमंद नदी विवाद किससे संबंधित रहा, अफगानिस्तान और ईरान से संबंधित रहा है हेलमंद नदी विवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। चलो चलो भाई, ऊपर चलो। ठीक है। डिलीट तो स्वाभाविक है यार, कैसी बातें कर रहे हो, डिलीट नहीं होगा यार। पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता, उमा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता की प्लेयर है, कोलकाता की जो टीम की प्लेयर है इनका नाम है उमा। उमा जो है वो है WKL यानी कि वुमेन्स कबड्डी लीग का खिताब जीता है उमा कोलकाता ने। मतलब यार उमा कोलकाता मतलब वो टीम है यार पूरी की पूरी। उमा कोलकाता ने जीता है, पूरी की पूरी टीम जीतेगी ना। एक एक आदमी जीत जाएगा क्या, पूरा का पूरा इंडिया टीम जीती, साउथ अफ्रीका जीती या ऑस्ट्रेलिया जीती, तो एक टीम जीती, एक बंदा जीता। उमा कोलकाता जो है वो मतलब कोलकाता की टीम का नाम है। हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरस्कार का खिताब किसने जीता। जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष मेन वर्ग का जो खिताब है वो किसने जीता, वो जीता है मध्य प्रदेश ने। यार जब इतनी देर से इंसान पढ़ा रहा होता है ना, 3-2 घंटे से कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं रुका हूँ, तो थोड़ा बहुत तो चीजें हो जाती हैं यार। इंसान ही है, मतलब ऐसा कोई रोबोट तो है नहीं।
एक सेकंड रुको यार, पानी कहाँ है भाई। हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो हाल ही में जारी की गई जो फीफा रैंकिंग जारी की गई है उसमें 2023 में भारत की जो रैंक है वो है 99। क्या है, हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 की रैंकिंग में भारत की जो रैंक है, भारत की रैंक रही है दोस्तों मेरे प्यारे, भारत की रैंक 99वें नंबर पर रही है। ठीक है दोस्तों, आप इसको बिल्कुल याद करें और बिल्कुल बिल्कुल अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल आने वाले प्रश्न है, इनमें कहीं से कहीं कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया है, तो हमने भी इसको डिलीट कर दिया है और हम इसको नहीं पढ़ेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया, इंदौर में आयोजित किया गया। पिछले हमने अभी तक 2 से 3 पेपर लगा लिए हैं और ये प्रश्न जो है वो दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो किसने बोला क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, आपके सामने दिखा रहा हूं और पेपर है, मैंने नहीं बनाया कोई क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो पीएससी ने लिए हैं। प्रीवियस ईयर कौन से, जो अदर अदर एग्जाम के, फॉरेस्ट वाला, हेल्थ वाला, वोकेशनल ट्रेनिंग वाला, सिविल इंजीनियरिंग वाला, ये अभी रिसेंट के पेपर है और जो पीएससी ने कंडक्ट कराए हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क जो है उज्जैन जिले में स्थापित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। ये लो, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना जो है किस मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई। कौन सा, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना किस जिले से प्रारंभ की गई है। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना प्रारंभ की गई है हरदा जिले से। ठीक है, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश के हरदा जिले से। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 105वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो 105 नहीं दोस्तों, 125, माफी चाहूंगा, टंग स्लिप हो गई है। 125 फीट ऊंची जो प्रतिमा बनाई जा रही है भीमराव अंबेडकर जी की, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। भैया नाम लेते समय भी एक बार कान से हाथ लगा लो यार, बहुत ही शानदार, बहुत ही लीजेंड, बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे। और मैं जितनी प्रशंसा करूँ ना उतना कम है यार। मतलब पर्सनली यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जातिवाद हो यहाँ हो, बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं हूँ, मैं कोई बिलोंग नहीं करता ना, मैं उस जातिवादी धर्म इन सबको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे सच बोल रहा हूँ यार, देखो, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। आज हमसे बात करो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो लिटरली बोलूंगा यार, मतलब हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए वो व्यक्ति वरदान थे, वरदान हैं और वरदान रहेंगे। इतने लीजेंड, इतने शानदार, इतना डेडिकेटेड इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। पढ़ना कभी उनको तब जाके बनोगे, जातिवाद दिमाग में घुसेड़ के रखोगे ना तो कुछ नहीं सीख पाओगे जीवन में। कभी पढ़ना उनको तब समझ में आ जाएगा कि क्या थे वो, क्या थे यार। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है। तो इंटरफेस रिपीटर का उपयोग दोस्तों ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, इंटरफेस रिसीवर का उपयोग ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है दोस्तों, फिजिकल लेयर पर किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है। कौन सा है भैया, काउंटिंग शॉर्ट। काउंटिंग शॉर्ट जो है स्थिर एल्गोरिदम है दोस्तों। मैं बिल्कुल इतना मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो यार, हम इतना टाइम नहीं लगा रहे हैं कि हम 4 ऑप्शन पढ़ें फिर क्वेश्चन पढ़ें। अननेसेसरी आपको टाइम लगेगा और मैं बेमतलब में क्यों लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये तो वो वाला लेक्चर चल रहा है, ये वो वाला हम सेशन ले रहे हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले देखा जाता है। इसमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जो प्रश्न है वो सीधे सीधे देखो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है, वो है काउंटिंग शॉर्ट। काउंटिंग शॉर्ट एक स्थिर एल्गोरिदम है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, स्लाइड हो जा भाई। ये लीजिए, है ना। मैं दोस्तों देखो दोस्तों, जो प्रश्न गलत थे वो पीएससी ने खुद डिलीट किए हैं और वो हमने भी डिलीट कर दिए, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है भैया। आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, संस्थागत ढांचा चाहिए और साक्षर लोग चाहिए अपने साथ जुड़ने के लिए। सारी की सारी, अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है, मैं ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन नहीं बोलूंगा, मैं किसी भी तरह की कोई भी चीज चाहिए तो आपको ये बुनियादी जरूरतें तो होनी ही चाहिए। ई प्रोक्योरमेंट इसका एक उदाहरण है। तो भैया ये तो सभी आंसर है इसके ना। प्रो
प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट होगा, ई प्रोक्यूरमेंट जो है किसका एक उदाहरण है, G2G का भी है यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का भी है, G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन का भी है, और G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस का भी है। तो एक अच्छा उदाहरण है, ये तीनों के तीनों आंसर इसके सही है। देख रहे हो आप कितना शानदार है हमारी पीएससी, तीन तीन आंसर सही दे रही है। आप क्या लगाओगे, अब तो किस्मत ही बेकार है व्यक्ति की, जो तो सर फोर्थ नंबर का आंसर लगाएगा। उपभोग उपरो उपभोक्ता के बीच, ये पता है ये कौन लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो अपने माता पिता से लड़ते होंगे, जो थोड़ा सा अच्छा भाव नहीं रखते होंगे, किसी प्राणी के प्रति दया की भावना नहीं रखते होंगे, करुणा की भावना नहीं रखते होंगे, है ना, अच्छे मतलब कार्य नहीं करते होंगे, वो चौथे नंबर का प्रश्न लगा के आए होंगे। क्योंकि भैया इतना ज्यादा बेकार किस्मत तो केवल उसी व्यक्ति की हो सकती है। उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है। जस्ट मजाक करता हूँ यार, इतना तो फर्ज बनता है मेरा आपकी, इतनी जब मेहनत करता हूँ तो थोड़ा बहुत तो कर लेने दिया करो आपसे मजाक। उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को क्या कहा जाता है, कहा जाता है दोस्तों B2C और C2C। ठीक है, B2C और C2C जो है उपभोक्ताओं के बीच वित्तीय लेन देन, और आमतौर पर जो है किसी व्यवसाय के माध्यम से एक मध्यस्थ करना, इंटरमीडिएशन करना, उसको कहा जाता है B2C और C2C। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले नंबर पर चलते हैं हम, कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है। देखो भैया क्या बोल रहा है ये, कि विज्ञापन आधारित राजस्व जो है ऑनलाइन मॉडल नहीं है। तो ये सब के सब जो है विज्ञापन आधारित जो है राजस्व के ऑनलाइन मॉडल है। तो हम इसका आंसर लगाएंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी जो है विज्ञापन आधारित जो है राजस्व का मॉडल नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले हम स्लाइड पर चलते हैं। आपने ये सब देख लिया, आपने ये सब सुन लिया, अगली स्लाइड पर चलते हैं। बिल्कुल अच्छे प्रश्न है और आपको करने ही है ये, है ना, यदि प्रश्न गलत होते हैं दोस्तों लेकिन नहीं करना है हमको, और इन प्रश्नों पे बहुत अच्छे से हमको सुनना है, काम करना है, और इसे बात में मतलब अमल में लाना है। ठीक है, अच्छे से 102 बार सुनेंगे तो हमें पूरे प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, अगले हम स्लाइड में चलते हैं। क्या समस्या है भाई, स्लाइड हो हम्म, बस स्लो चल रहा है यार ये, है ना, मारो यार इसको, अपडेट वपडेट करो यार, क्या देखो इसको जरा, है ना, एक आध दिन। ये भैया आ गया है हमारा सोशल वर्क 2021 का पेपर, बहुत कोई पुराने पेपर नहीं लिए हैं हमने, 2021 का पेपर है, और 2021 का पेपर है तो वो बिल्कुल अच्छा ही पेपर है और आपके लिए ज़रूरी है। हम इसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, पीएससी वरना ऐसी तो है नहीं है जो हर 2 महीने में एग्जाम करा रही है। ठीक है, सोशल वर्क का 2021 का पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, हमारी एमपीजी के तो यहाँ से अच्छे से कंफर्म हो ही जाएगी, है ना, करंट अगर नहीं भी मानो तो एमपीजी के तो मान के चलो। मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्य रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है। 19.73% क्षेत्रफल पर, 19.73% क्षेत्रफल पर, लगभग 20% मान के चलो, जो है सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने क्षेत्रफल पर, लगभग 20% क्षेत्रफल मान के चलो, लगभग, है ना, लगभग 20% क्षेत्रफल पर मान के चलो, जो है सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और ये उष्ण शुष्क पतझड़ वन जो है उसमें आते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो है, ये बारिश है, किसी लड़की का नाम नहीं है। सबसे अधिक वर्षा जो है पचमढ़ी में होती है। कहाँ होती है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा, वो होती है पचमढ़ी जिले में। यहाँ से ऐड कर दें इसको, ये सही है। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन दबेगा नहीं इससे। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो देखो, अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो है 47 सीटें। ठीक है, तो ऐसे करके कितनी सीटें बन गई आप जोड़ लेना, मैं जोड़ा जाड़ी करने यहाँ पे गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 35, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, मतलब 47 है, और टोटल मिला के कितनी है ये आप देख लो। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10th जो है 5 ईयर प्लान में जो है इसको लागू किया गया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और इसमें जो है 15 अध्याय हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कितने अध्याय हैं, 15 इसमें अध्याय हैं। ठीक है, चैप्टर्स हैं,
और इसमें जो धाराएं हैं वो हैं दोस्तों 132। कितनी धाराएं हैं? 132 धाराएं हैं और इसमें 15 अध्याय हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सुश्री उमा भारती जी थी। ठीक है, उमा भारती जी थी और ये टीकमगढ़ क्षेत्र से मध्य प्रदेश के से बिलोंग करती हैं ना। भैया बहुत ही तेज तर्राट व्यक्ति हैं ये। और इनका वो क्या था यार, पार्टी थी ना इनकी, कोई नगाड़ा जिसका चुनाव चिन्ह था यार, याद नहीं आ रहा। चुनाव चिन्ह उसका नगाड़ा था, इनकी जो पार्टी थी, और उसका नाम मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा अभी। ये लो, ये अगली स्लाइड है हमारी, और प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, तो कराई दिया। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें दोस्तों 21 जून को पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं मेरे प्यारे दोस्तों 21 जून को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है मेरे प्यारे दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो है 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। बहुत ज्यादा डीप में, बहुत थोड़े अच्छे लेवल के डीप वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक पीडीएफ, मेरी हैंड रिटन पीडीएफ है 20 से 25 पेज की, वो दे रखी है। सारे फैक्ट ही फैक्ट लिखे हैं उसमें, कहीं कुछ अलग नहीं लिखा है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री उमा भारती जी। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे कंप्लीट कर लिया है। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आप सबको पता है कि नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, 2021 का पेपर है ये, और 2021 का हम जो पेपर लगा रहे हैं सोशल वर्क का पेपर है, और बहुत ही अच्छा पेपर होता है जो एमपीपीएससी के द्वारा अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से सुने और अच्छे से जुड़े रहें एंड तक। ठीक है दोस्तों, अब अगर यार जब मैं इतना खड़े होके बोल बोल के इतना चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा कान में हेडफोन लगा के सुन तो सकते ही हो यार, है ना। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये प्रश्न करा दिया है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऊषाकरण योजना संबंधित है, ऊषाकरण योजना संबंधित है घरेलू हिंसा के संरक्षण से। घरेलू हिंसा के संरक्षण से ऊषाकरण योजना जो है वो मतलब रिलेट करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था? तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो है एसटी का जो प्रतिशत था वो था 21.1%। ठीक है, कितना था? 21.1% था मेरे प्यारे दोस्तों। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष चालू की गई? तो देखो, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में 2007 में शुरू की गई। कब चालू की गई है मेरे प्यारे दोस्तों? लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में 2007 में शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पर हम चलते हैं, और अगली स्लाइड हमारी इंग्लिश की आएगी जी, हमको पता था, लेकिन हम उसको आगे चलेंगे, और हिंदी में हम क्योंकि क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश की पीडीएफ मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है कि हमारे ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। रानी कमलापति स्टेशन जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? भोपाल जिले में स्थित है, आप सभी को पता है ये। नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? नागचंद्रेश्वर मंदिर हम सभी गए हैं और कई बार हमने यहाँ पे दर्शन भी किए हैं, ये है उज्जैन जिले में। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा भीड़ होती है यार, ऐसा मतलब बोलते पूरे साल में जी एक दिन खुलता है मंदिर, है ना। और मतलब गजब की भीड़ रहती है यार, क्या बोल दूं, 10 से 15 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं, और हालत खराब हो जाती है। सुबह से लाइन में लगो, शाम को पहुंचो, है ना। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों अगला प्रश्न है हम सबका कि परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? तो परिव्राजक राजवंश का जो आधिपत्य था वो था दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र पर। कोई बात नहीं है, थोड़ी सी आवाज ऑफ हो गई थी, माइक थोड़ा सा क्या होता है यार, मैं कल से माइक को चार्ज नहीं कर पाया हूँ, है ना। और ये जस्ट मैं आया मॉर्निंग में, एकदम से याद आया कि चलो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पीएससी ने जितने भी लिए हैं पिछले 3 साल में, एक लेक्चर ले लेते हैं। और माइक चार्ज था नहीं, तो बिल्कुल वही स्थिति हो रही है कि 15-15-20 मिनट चार्ज में लगाना पड़ रहा है, और आपका ये लेक्चर आगे कंटिन्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि कल आपका पेपर है और इसको डिले भी नहीं कर सकता लेक्चर को, तो वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल पर्यटन का गंतव्य स्थल क्या है? तो जल पर्यटन का गंतव्य स्थल जो है मध्य प्रदेश में वो है हनुवंतिया। क्या है? हनुवंतिया जल पर्यटन का लिए फेमस है। औद्योगिक नीति वाला क्वेश्चन जो है वो डिलीट है, डिलीट कर दिया था भैया पीएससी ने, तो हम इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है,
अगले आ जाते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आप समझ के रखो, मैं आपको वही करा रहा हूँ, ठीक है, कुछ अलग नहीं करा रहा हूँ। ये पीएससी पिछले 3 साल में खुद से पेपर ले चुकी है, ठीक है। ये आ जाते हैं, ये बंदे ये भी ले लिया ना हमने। ये प्रश्न है हमारी स्लाइड अगली, कि 2001 से 2011 के बीच की अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो 2001 से यानी कि इस डिकेड में जो है वो रही 20.3% की वृद्धि रही। किस डिकेड में कितनी रही? 20.3% की जो है वृद्धि दर रही मध्य प्रदेश में। जागेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो जागेश्वरी देवी का जो मेला है वो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आयोजित किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, गणगौर, काठी और फेफरिया, ये तीनों के तीनों जो है निमाड़ी लोक नृत्य है। ये तीनों के तीनों निमाड़ी लोक नृत्य हैं। और राई जो है वो मालवा का लोक नृत्य है। तो इसमें कहीं से कहीं कोई, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में भी होता है राई, राई होता है ज्यादातर जो है वो होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। ये राई जो है नृत्य है वो निमाड़ी क्षेत्र का नहीं है। तो गणगौर, काठी और फेफरिया जो है इसके नृत्य है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब फड़के किस कला से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध कलाकार जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना ही है क्योंकि इस प्रश्न को हर किसी को नहीं पता होगा। अन्ना साहब फड़के जो है मूर्ति कला से फेमस है, लेकिन आदमी इसको चित्रकला लगा के आएगा, ठीक है, गारंटेड बोल रहा हूं मैं। और आपको चित्रकला नहीं लगाना है, आपको चित्रकला नहीं लगाना है, आपको लगाना है मूर्ति कला। तो अन्ना साहब फड़के किस कला से प्रसिद्ध है, किस कला के लिए प्रसिद्ध है? अन्ना साहब फड़के मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मैंने आपको कल ही बताया था, खंडवा और खरगोन जो है दो सुनहरे जिले के नाम से जाने जाते हैं, और खरगोन में जो है कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ये जो है वो काली मिट्टी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये काली मिट्टी क्षेत्र है। काली मिट्टी क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र कौन सा है? ई कॉमर्स में अगर आपको गतिकता लानी है तो आप उसे एम कॉमर्स में मतलब कर दो, तो वो उसमें और स्पीडली काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम अगली स्लाइड पर आ जाते हैं, और अगली स्लाइड है हमारी, क्यों नहीं हो रहा स्लाइड? हो गया, ये लो। ई कॉमर्स, ई ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग क्या है? ई सर्विसेज के प्रकार हैं। बहुत इजी प्रश्न है, आप लगा देंगे। मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो देखो पाइथन भी मुफ्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस भी है और ओपन ऑफिस भी है। तीनों के तीनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, और ये तीनों के तीनों जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। गॉट इट। अगला प्रश्न हमारा सामने आ जाता है कि भोपाल रियासत का विलय जो है, ये डिलीट कर दिया है प्रश्न। उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था? तो उज्जैन में जो है सम्राट जो हर्ष थे, उन्होंने हर्षिद्धि देवी का मंदिर भी बनवाया था और गढ़कालिका देवी का मंदिर भी बनवाया था। तो दोनों के दोनों मंदिर जो है हर्ष ने जो है उज्जैन में बनवाए थे, तो इसलिए इसका आंसर बी भी सही है और ई भी सही है। दैशोला बोंगा आदिवासी त्योहार है किसका? दैशोला बोंगा जो है आदिवासियों का त्योहार है, और ये किस ऋतु में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों बसंत ऋतु में। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बसंत ऋतु में। किसका त्योहार है? आदिवासियों का स्पेशल जो अच्छा त्योहार है ये, और ये बनाया जाता है वसंत ऋतु में, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छे से याद रखना, दैशोला बोंगा आदिवासियों का त्योहार है और बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, नहीं वो बचे है ना अभी तो उसके प्रश्न कि हो गए? रुको यार एक मिनट, ये स्लाइड में से बचे होंगे अभी तो प्रश्न, देख लेते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ है ना अभी, एक सेकंड, ये रहा। रोबोट के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो रोबोट के लिए निम्न कथनों पर क्या विचार करना है दोस्तों, कि सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। बिल्कुल है दोस्तों, अगर इसने नहीं लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक है।
इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है और इसी तरह इसका आंसर जो है बाय वाला सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेजिडेंसी पर किसने आक्रमण किया? तो 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेजिडेंसी पर जो है सादत खां और भागीरथ सिंह ने जो है अपना वो किया था, आक्रमण किया था। किसने किया था? सादत खां और भागीरथ सिंह ने इस पर आक्रमण किया था। देसोला बोंगा वाला मैंने आपको करा दिया है। अगला प्रश्न है, सीपीयू पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान था, वो था सागर। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ था मेरे प्यारे दोस्तों? पंडित रविशंकर शुक्ल साहब का जो है जन्म स्थान था सागर था। ये सब के सब प्रश्न मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी करवाए हैं, आप खुद ने अच्छे से देखी होगी टेस्ट सीरीज हमारी। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के माध्यम से एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है, जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक मध्य में रखी जाती है एक मेमोरी, जो बहुत ही स्पीड वाली होती है, बहुत ही उच्च गति की मेमोरी होती है, वो है कैश मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम डेटा बस का उपयोग करते हैं। ठीक है, डेटा ट्रांसफर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है डेटा बस का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम सभी के सामने आ जाता है और अगला जो स्लाइड है वो क्या है दोस्तों? चलते हैं हम। पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा एक जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, और आपको उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। क्या नाम है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम सब आ जाते हैं कि नेटवर्क पर साझा करने के लिए डेटा संचालित करने हेतु डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है? तो डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित करने को पैकेट्स कहा जाता है। सबको इजी लग रहा होगा ना, मुझे पता है दोस्तों, 75 नंबर तो आ ही जाएंगे आपके, मुझे पता है आप करके आओगे, है ना। लेकिन क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, सिलेक्शन होगा 5 और लाने पड़ेंगे, यानी कि 80, और वो 5 और आपके होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर। जब तक आप ये पूरा सेशन लगाओगे, अपने खुद से एफर्ट लगाओगे, हमने जो आपको टेस्ट सीरीज दी है वो अच्छे से लगाओगे, अच्छे से पढ़ा होगा, तब जाके वो 5 नंबर आएंगे, ऐसे नहीं आ जाएंगे। 5 नंबरों का तो संघर्ष ही है दोस्तों। ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखो, ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है ध्वनि, डेटा और वीडियो के ट्रांसफर के लिए किया जाता है। अगर हमको साउंड का ट्रांसफर करना हो तो हमें ब्रॉडबैंड की जरूरत पड़ेगी, डेटा ट्रांसफर करना हो तो, और अगर हमें कोई वीडियो को जो है माध्यम से भेजना है तो भी हम ब्रॉडबैंड अभिसरण के द्वारा भेज सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या को क्या कहते हैं? तो बिट्स की संख्या को, चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या को प्रति इकाई समय में कहा जाता है। कुछ नहीं कहा जाता दोस्तों, ये देख लो, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुछ प्रश्न होते ही हैं जिनको रटा जाता है, और रट के देख लो। हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बात करने के नहीं रखे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं सर्वज्ञानी हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अपने को भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा सा हो सकता है शायद मैं इसका आपको उत्तर नहीं बता पाऊँ, लेकिन सामने लिखा है, देख सकते हैं आप। कौन से जिले में तवा सिंचाई परियोजना है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और तवा नदी पर ही जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सड़क पुल है, सबसे बड़ा सड़क पुल है तवा नदी पर ही मध्य प्रदेश में। और ये तवा जो सिंचाई परियोजना है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो पेंच जल विद्युत परियोजना है, आप सभी को पता है। ठीक है, बरगी जल विद्युत परियोजना, ये सब ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेंच, बरगी और बाणसागर, दो तीनों के तीनों जो है वो जल विद्युत परियोजना है, लेकिन सिंघाजी जो है वो जल विद्युत परियोजना नहीं है दोस्तों। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का जो है प्रदान किया गया है, वो किया गया है लुईस ग्लक को। ठीक है, 2021 का पेपर है तो इसने करंट का क्वेश्चन 2020 वाला पूछ लिया, लेकिन आप अपना 2022 और 23 वाले करंट अफेयर को लर्न करें इस प्रश्न के अलावा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला मिलता है दोस्तों? सिंगरौली कोयला क्षेत्र में कौन से प्रकार का कोयला मिलता है? ये कल भी मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऐसा किसने बोला कि रिपीट नहीं होते? मैं आपके सामने ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन, ये पेपर ही लगा रहे हैं एमपीपीएससी के। ठीक है, हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई है? तो ये देखो,
मिताली एक्सप्रेस चलाई गई है भारत और बांग्लादेश के बीच, ट्रेन चलाई गई है। शेर बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ध्यान रखना, अभी रिसेंटली जिन जिन देशों के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति चुने गए हैं उनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद करके रखने हैं और वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शेर बहादुर देउबा जो है प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक और सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर है? तो रीवा अल्ट्रा सौर प्लांट है, जो कि 750 मेगावाट की बिजली उत्पादित करता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है, हम सबको पता है। विजय हजारे ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है? क्रिकेट के क्षेत्र से संबंधित है। प्रभात जोशी पुरस्कार मलखंब से संबंधित है, ये भी हमको सबको पता है। और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख रहे हो, आप देख रहे हो, हमने अभी तक 3 पेपर लगाए हैं और कम से कम 7 से 8 प्रश्न तो रिपीट हो गए हैं। और क्या चाहिए यार, बताओ और क्या चाहिए मेरे दोस्तों? प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? मलखंब से संबंधित है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, अब हमारे सामने आ गया है हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का HME 2021 का एग्जाम। जो पेपर है उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, और क्या बोलते हैं अपना PSC के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है हमारी, हम सभी को कवर कर रहे हैं और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये हमारा। इस सेशन को हम देखे बिना नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि एक अपना वो है यार, मतलब ये एक, अब समझो चीज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे? हम कोई भी पेपर देने जाएं, हमसे पहले बोला ही जाता है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, साथ में हमको एरिया पता चल जाता है कैसा है ना। देखो मेन तो क्या होता है, हमें पता चलता है क्वेश्चन किस लेवल के बनते हैं पेपर में, किस लेवल का पैटर्न है, किस लेवल का ये जो आयोग है जो पेपर कंडक्ट कराता है उसका पेपर बनाने का तरीका कैसा है, वो किस तरह के पेपर सेट करता है। लेकिन यकीन मान के चलो, अगर हम इसको सीरीज को कंप्लीट करेंगे ना, तो हम इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं और ये सब के सब वही हैं जो आयोग ने सेट किए हैं। तो डेफिनेटली प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, आप ये चीज खुद देख लेना, कल एग्जाम देके आके मुझे बताओगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न हम सेट कर लेते हैं और हमें स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, हमने पेन यहाँ गलत ले लिया, कोई बात नहीं, अगर पेन हमने गलत ले लिया तो हम इसको आगे कर लेते हैं और हम आगे चलते हैं दोस्तों। कि प्रश्न है हमारा, ये लो आ गया हमारे पास प्रश्न। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2022-20 में हिंदी शब्द के रूप में किसे चुना है? तो देखो, आत्मनिर्भर को जो है 2020 का हिंदी शब्द चुना है। आप जो है 2022 का हिंदी शब्द देख लें या फिर 2022 में जो महत्वपूर्ण वर्ड ऑफ द ईयर रहे उनके बारे में आप देख लें। ठीक है, आप किस में देख लें? 2022 के रिसेंट देख लें। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उच्च उद्देश्य उच्च शिक्षा में किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% तक बढ़ाना है? तो बढ़ाकर 50% करना है। तो 26.3% से कितना प्रतिशत करना है? 50% तक लेके जाना है। और ये कब तक लेके जाना है? 2035 तक। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका ऐसा उद्देश्य है। ठीक है, इसका ऐसा मोटो है। NATRIP परियोजना परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पीतमपुर में विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक किस मंत्रालय की प्रमुख परियोजना है? तो भारी उद्योग मंत्रालय जो है, हैवी जो इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा नेट्रिप नाम की एक परियोजना चालू की गई है जो पीतमपुर में मतलब स्थापित की गई है। ठीक है, अगला आ जाता है URL किसका संक्षिप्त रूप है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड WWW की शुरुआत कब होती है? तो WWW की शुरुआत जो है 1989 में होती है। प्रश्न इजी है, ऐसा देखकर बिल्कुल सेशन को बंद ना कर दें, मैं आपसे यकीन मान के कह रहा हूँ। आगे आने प्रश्न वाले प्रश्न कुछ ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे और वही आपको 75 नंबर से ऊपर जो कट ऑफ रहेगा उसको पार करवाने में कारगर सिद्ध होंगे। क्योंकि 75 लेके आने तक तो कहीं कोई मतलब नहीं है, या तो फिर 5 नंबर ले आओ या फिर 75 ले आओ, है ना, या तो फिर 5 क्वेश्चन सही करके आओ। और अगर तुम्हारा कट ऑफ पार नहीं हो रहा तो ना तो 75 का कोई मतलब है ना ही 5 का कोई मतलब है। समझ रहे हो दोस्तों, ये कड़वी एक सच्चाई है जो आपको भी पता है लेकिन आप सुनते नहीं हो। GIS किसका संक्षिप्त रूप है? तो GIS जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली का संक्षिप्त रूप है। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न पर आ जाते हैं और अगला हमारा जो स्लाइड है वो है ये रही दोस्तों। ठीक है,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम का पहला जो संस्करण हुआ वो हुआ भुवनेश्वर में। बिल्कुल पूछ लेता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहला संस्करण नहीं पूछेगा, अभी रिसेंट का पूछ लेगा। बिल्कुल फर्स्ट भी पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा, तीसरा पूछ लेगा। वो भैया पीएससी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लता मंगेशकर जी को जो है भारत रत्न अवार्ड जो है कब दिया गया? तो 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। कोई भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया, ठीक है। कौन सा ई कॉमर्स पहल मध्य प्रदेश की है? तो ज्ञानदूत जो है ई कॉमर्स पहल है, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से मतलब शुरू की गई, और वो क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स पहल है। इनमें कौन सा ई कॉमर्स है? तो ये सबके सब बी टू बी, बी टू सी, इंट्रा बी, सबके सब ई कॉमर्स में काम आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये डिलीट प्रश्न तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? तो भारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के पातालकोट क्षेत्र में निवास करती है, जो कि छिंदवाड़ा जिले में आता है। और अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है छिंदवाड़ा नहीं है, अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो है शिवपुरी दोस्तों। कौन सा है? शिवपुरी। 10,666 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आता है, और शिवपुरी अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि अब पांडुरना जिला मध्य छिंदवाड़ा से एक नया जिला बन गया है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कम हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है सागर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं हम, और अगली हमारी जो स्लाइड है वो है हमारे सामने दोस्तों कि मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह, फिर विधि और फिर ही रक्षा मंत्री रहे? तो देखो, ये मैं बोल के बता देता हूँ कि कौन से जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह, फिर विधि और फिर रक्षा मंत्री रहे, तीनों पर काम किया। ये है कैलाश नाथ काटजू, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% आंसर बिल्कुल यही होगा। ग्राम पंचायतों का गठन, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में 1962 में जो है दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब तंत्र है? कौन उपतंत्र भैया कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एआई का तंत्र है? वो है भैया मशीन लर्निंग, भी एआई में आती है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी, तीनों के दोनों जो है एआई का ही एक टूल है, एआई का ही एक उपयोग है, ठीक है। सरकार को ई कॉमर्स की सहायता का आधार है, देखो भैया, सरकार को जो है ई कॉमर्स की जो सहायता होती है उसका आधार क्या है? एनआईसी। एनआईसी जो है सरकार में ई कॉमर्स की जो है सारी क्रियाओं को करती है, ठीक है। किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था? तो आप सबको पता है कि मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। महाराजा छत्रसाल की राजधानी पन्ना थी, और महाराजा छत्रसाल जो है बुंदेलखंड के से बिलोंग करते थे, और इन्हीं की ही जो है पुत्री थी, जो हमने मूवी आई थी ना बाजीराव मस्तानी, तो मस्तानी बाई इन्हीं की ही जो है मतलब पुत्री थी, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, अगली स्लाइड में पता चलेगा ये तो। देखें क्या इसको, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न है, चलो देख लेते हैं एक बार। ग्राम सभा के संबंध में क्या सही है? गांव के सभी व्यक्ति सदस्य होते हैं। किसने बोला भैया? फालतू में सभी व्यक्ति कैसे सदस्य हो जाएंगे इसके ग्राम सभा के? गलत है। गांव की मतदान सूची में नाम होने पर सदस्य होंगे। सही बात है, अगर आप गांव की मतदान सूची में ऐड हैं तभी आप वहां की ग्राम सभा के सदस्य हैं। महीने में एक बार बैठक अनिवार्य, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राम सभा की बैठक जो है महीने में एक बार होना अनिवार्य है, जरूर होनी ही चाहिए। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। 1/3 जो है ग्राम सभा की बैठक में महिलाओं को मतलब कहा गया है। निम्न में से कौन संगणक मेमोरी नहीं है? तो संगणक मेमोरी जो है, संगणक का मतलब यार मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी नहीं समझ में आ रही है संगणक की, लेकिन हाँ आप यहाँ पे आंसर देखें कि रैम, प्रोम और रोम जो है संगणक मेमोरी है। अरे यार मेमोरी की बात हो रही है, रैम देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और प्रेम जो है, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती है इस दुनिया में, प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है सलमान खान का हर मूवी में नाम, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है, उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोजाइक जो है नहीं है, और ये ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बोला था, थोड़ा सा घर में आज काम चल रहा है तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपका चल सकता है, ये मशीन का है ना, सरिये काटने वाली जो मशीन आती है हमारे यहाँ पे, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन ये आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों, आज कोई चारा नहीं है, और कल आपका एग्जाम है, मुझे सेशन लेना जरूरी था। किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर है? आपको बता दिया गया है। छत्रसाल बाला भी बता दिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय करमवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय करमवीर समाचार जो पत्र था उसके जो संपादक थे वो थे
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने ही जो है प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, न बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी किया था और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी किया था। इतना सा कंफ्यूजन है कि जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी है उन्होंने खंडवा से इसका प्रकाशन किया था और बालकृष्ण शरीन नवीन जी ने कानपुर से इसका प्रकाशन किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, कुंवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो कुंवार जनजाति जो है वो है कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के, ऐसे लिखते हैं इसको, कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पाई जाती है। ठीक है, कंवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने देख लिया है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ समझाने वमझाने का बिल्कुल झंझट नहीं रख रहा हूँ। हम खूब विस्तृत चर्चा कर सकते हैं पन्ना के बारे में, खूब विस्तृत चर्चा कर सकते हैं मंदसौर के बारे में, खूब गांधी सागर डैम के बारे में चर्चा कर सकते हैं, कब बना, कितने मेगावाट, सब चर्चा कर सकते हैं, किस शिवना नदी के किनारे स्थित है, पशुपतिनाथ मंदिर है। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने एग्जाम ओरिएंटेड काम को अभी आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, हम ये सेशन आप तब देखें जब आपका पेपर 2 से 3 दिन पहले, मतलब 2 से 3 दिन में होने वाला हो, है ना। ये सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा और ये जरूरी है। अगर आप पहले देख लेंगे तो और ज्यादा अच्छा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के पेपर बनते हैं और हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले हमारे क्वेश्चंस की स्लाइड पर आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार विजेता शंकर पांडे किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप इसको बिल्कुल 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 आप इसको अच्छे से पढ़ें कि शंकर पांडे जी का जो संबंध है मध्य प्रदेश में फेशिंग से है। किससे है? ये एकलव्य पुरस्कार विजेता है मध्य प्रदेश के शंकर पांडे जी और इनका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश का गेम है फेसिंग, उससे है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला आ जाता है हमारा प्रश्न कि प्रभु जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन से चित्रकार थे? तो प्रभु जोशी कौन थे? मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं। कौन है? प्रभु जोशी। प्रभु जोशी जो है मध्य प्रदेश के कौन है? प्रभु जोशी मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हम सबके सामने कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बने? अभी थोड़ी देर पहले दूसरे वाले क्वेश्चन में भी ये आया था, लेकिन वो पुराना पेपर था। वो मतलब पुराना मतलब वो किसी और एग्जाम का पेपर था और ये किसी और एग्जाम का पेपर है और दोनों के दोनों पेपर पीएससी ने कंडक्ट कराए हैं। और देखो आपने सेम का सेम उन्होंने प्रश्न यहाँ पर कॉपी कर दिया। तो 25.14% क्षेत्रफल पर वन है। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू की गई? तो कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए जो है मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना का जो है शुभारंभ किया गया, जिसके तहत वो जो पैकेट्स आए थे ना काढ़े वाले, वो सबके लिए बटे थे, है ना। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? तो कोपेन के अनुसार जो है मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र जो है वो सी डब्ल्यू जी जलवायु का भाग है। सोचो देखो कैसा प्रश्न आ गया और कैसा क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पर तुक्के उड़ जाएंगे दोस्तों, तोते उड़ जाएंगे लोगों के, कोई सही नहीं कर पाएगा अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो। ठीक है, कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग को काटती है? सबको पता है 60 सेंटीमीटर की जो समवृष्टि रेखा है मध्य प्रदेश को दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भाग में काटती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रामखेरिया तथा मझगांव स्थल किस अधात्विक खनिज के लिए जाने जाते हैं? पहली बात तो समझ लो, अधात्विक खनिज जो है वो हीरा होता है ना। अधात्विक खनिज कौन सा होता है? हीरा होता है। और जो है रामखेरिया और मंझगांव जो क्षेत्र है वो हीरे के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में रामखेरिया और मंझगांव जो है वो अधात्विक खनिज हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगली सेशन पर अगली स्लाइड पर हम चलते हैं और अगली स्लाइड पर हमारी क्या क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। वो तो हमें जब अगली स्लाइड पे जाएंगे तभी पता चलेंगे, ऐसे पता नहीं चलने वाले हैं। एक सेकंड रुको, कहाँ गया भाई, कहाँ भाग रहा? हम्म देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु राज्य में हुआ। और इनकी जो वाइफ थी जो है वो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से बिलोंग करती हैं। शहडोल जिले से बिलोंग करती हैं इनकी वाइफ। ठीक है, कोई राजा या कुंवर थे, उनकी जो है मतलब बेटी थी इनकी जो वाइफ थी वो। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? ये करंट का क्वेश्चन है क्योंकि पेपर 2021 का है तो उस समय ये करंट का ऑप्शन था। और अगर आप इसके अलावा कोई और करंट जोड़ सकते हैं, हम यहाँ पे करंट की कोई चर्चा ही नहीं करें क्योंकि हमने बहुत सारे प्रश्न जीएस के देखे हैं इस प्रश्न से, प्रश्न पत्र से। भांडेर तथा ये देखो ये आ गया ना। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट नहीं होते, एक आध प्रश्न अगर ऐसा आ जाए तो उसके लिए पूरा सेशन नहीं छोड़ा जाता है ना। अगर आप कोई एक आध गलती कर देते हो तो हमको क्या घर वाले छोड़ देते हैं, क्या निकाल देते हैं? नहीं ना,
तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, आराम से आगे आगे सुनते जाओ, बस आप कान में हेडफोन लगाओ, सुनते जाओ, पूरा सेशन कंप्लीट करो, सब कुछ मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा, यकीन मानो। भांडेर तथा कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी का पूर्ववर्ती फैलाव है? तो देखो भांडेर और जो कैमूर है वो विंध्याचल का मतलब वो है एक्सटेंशन है, ठीक है दोस्तों। किसका है? भांडेर तथा कैमूर विंध्याचल पर्वत का एक्सटेंशन है। राज्य की विधायी शक्ति कौन सी है? तो ये प्रश्न जो है पीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, तो डिलीट चीज को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं इतनी देर से। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में सही क्या है? तो देखो 2011 में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में जो है, कुल साक्षरता दर मध्य प्रदेश की है 70.6%, पुरुष साक्षरता दर इसमें से है 80.5% और महिला साक्षरता दर जो है वो है 60%। ये लगभग के आंकड़े दिए गए हैं, तो लगभग ये देख लीजिए कि 2011 में जो कुल साक्षरता दर है वो है 70.60% यानी 6%, और 80.5% जो है इसमें पुरुष साक्षरता है, और 60% जो है वो महिला साक्षरता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में जैविक खेती के तहत कृषि भूमि के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? जैविक खेती के तहत जो है पेन गिरने वाला था, बच गया, मैंने कैच कर लिया। जैविक खेती के तहत जो है कृषि भूमि के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का जो है वो दोस्तों प्रथम स्थान है सभी राज्यों में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड में हमारी में क्या प्रश्न दिए हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि 2020 और 21 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना था? 2020-21 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पादन जो है वो 9.18 ट्रिलियन डॉलर था। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही था। बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो बुंदेलखंड का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि बुंदेलखंड का जो है सबसे लोकप्रिय नृत्य जो है वो है राई। ठीक है, उसके बाद आता है 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाली झलकारी बाई मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से ही थी। ठीक है, झलकारी बाई कहाँ से थी? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से ही बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीज उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में बालाघाट में मैग्नीज का उत्पादन होता है, मंडला में होता है और छिंदवाड़ा में होता है, लेकिन दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है, यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है। लेकिन चूंकि उत्तर में नहीं दिया है तो ये सब तो सही होंगे नहीं, ये जो है दुर्ग सही हो जाएगा क्योंकि उत्तर में क्या दिया है? नहीं दिया है। मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो गैर परंपरागत स्रोतों को जो है विद्युत उत्पादन से प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन नीति का विकास कब किया गया? प्रोत्साहन नीति का विकास किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 2006 में। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ऊर्जा विकास निगम और कुक्कुट विकास निगम, ऊर्जा विकास निगम और कुक्कुट विकास निगम की स्थापना जो है मध्य प्रदेश में 1982 में की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे यहाँ लगा हुआ है टिक। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड हमसे क्या जानना चाहती है और क्या पूछना चाहती है उस पर चलते हैं हम। अगले हमारे प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि स्वांग पारंपरिक लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो स्वांग जो है दोस्तों, स्वांग जो है वो बुंदेलखंड का लोकनाट्य। क्या है दोस्तों? स्वांग जो है वो बुंदेलखंड का लोकनाट्य। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भरूच स्तूप जो है सतना, बिल्कुल रायसेन बिल्कुल मत लगाया ना दोस्तों, आप मुझे पता है लगाओगे लेकिन मत लगा के आना, लेकिन आपको लगाना है सतना। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले से मतलब संबंधित है। बड़वाह नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बड़वा जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित नगर है। ठीक है, बड़वा कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी था, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है। ये पीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा वास्तविक नाम इस तरह के नाम है ना, इससे प्रश्न पूछती है, रचना वगैरह से प्रश्न पूछ लेती है साहित्य से। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि बांध का नाम और जिस नदी पर निर्मित है इनको सुमिलित करना है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देते हैं हम। देखो बरगी बांध तो जो है आप सभी को पता है कि नर्मदा नदी पर स्थित है।
ठीक है, बरगी बांध कहाँ है? बरगी बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सबसे पहले बाण सागर लगा दो, बाण सागर जो है सोन नदी पर स्थित है। गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर स्थित है मंदसौर में। राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। अब आप मैच कर लो सही है क्या। बरगी बांध जो है देखो नर्मदा पर है, गांधी सागर जो है चंबल पर है, बाण सागर सोन पर है, राजघाट जो है बेतवा नदी पर है। हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालाघाट और सिवनी जिलों में सर्वाधिक सिंचाई का साधन है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मालवा क्षेत्र है उसमें कुएं एवं नलकूप से सिंचाई की जाती है और 60% क्षेत्र में जो है कुएं एवं नलकूप से सिंचाई मालवा क्षेत्र में की जाती है। लेकिन बालाघाट एवं सिवनी जो क्षेत्र है उसमें नहर से सिंचाई की जाती है। दोस्तों कैसे सिंचाई की जाती है? बालाघाट और सिवनी जिलों में जो है नहर से सिंचाई की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, एक सेकंड देख लेते हैं हम प्रश्नों को। ठीक है, देखो दोस्तों हमने जो है ये लगभग लगभग हमने 4 से 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, मतलब प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लिए। और हम ये 4 से 5 प्रश्न पत्रों को जो है इसका मैं लेक्चर आपको 2 घंटे का बन गया, ये 2 घंटे का सेशन मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो आप 100% पढ़ ही लें। ठीक है, दूसरा सेशन अगर शाम तक हो सका तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा 2023 17 दिसंबर को जिनका पेपर है। आज 16 दिसंबर है और 17 दिसंबर को कल आपका पेपर है। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि आप समझने की कोशिश करें। अभी मैं आपको ये सेशन दे देता हूं अपलोड करके, अगर हो गया शाम तक तो मैं आपको दूसरा सेशन भी दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो 2024 के जो लोग सुनना चाह रहे हैं वो तो मैं आपको और भी बहुत सारे इस तरह के वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, ये सेशन बहुत ज़रूरी है और हम आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ हमने पिछले 1.5 महीने से इस प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की है। आप सब लोग जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हो और आप सब भी अपने हृदय से मुझे इसके लिए आभार व्यक्त कई बार कर चुके हैं। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी चीज़ों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।